रूस ने सोचा कि जून किसी नरक से कम नहीं था। 2026 का अब तक का सबसे बुरा महीना और रूस के लिए सबसे बुरा महीनों में से एक, जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसने पूरे देश को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। डोनबास पर कब्जा करना पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था। रूसी सैनिक धड़ाधड़ मारे जा रहे थे और गर्मियों का हमला असल में शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। फिर जुलाई आ गई और रूस को पता चला कि हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। वो महीना जो पुतिन को तोड़ देगा अभी अभी खत्म हुआ है और फिर भी अपनी पूरी गलतफहमी में डूबे हुए पुतिन अब भी दावा करते हैं कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। उसकी कल्पना की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी है और उसे इसका सबसे आखिर में पता चला है। जून 2026 रूस के लिए एक भयानक सपना था और उस महीने के आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। पुतिन के चमचों के लिए कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं हुआ। महीने के अंत तक रूस के जुनूनी नेता ने अपने 39,490 और लोगों को झोंक दिया था, जो 2026 की पहली छमाही में एक उच्चतम स्तर था, जब रूस पहले ही हर महीने 30,000 से अधिक नुकसान का औसत बना रहा था। भर्ती की रफ्तार कम पड़ रही थी। स्वयंसेवक हर महीने केवल 24,000 की दर से नाम लिखवा रहे थे, जो युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब यूक्रेन रूस से ज्यादा सैनिकों को मैदान से हटा रहा था जितने रूस ला सकता था। और डोनबास में, जिसे पुतिन ने 2026 के अंत तक अपने कब्जे में लेने की मांग की है, रूस की प्रगति इतनी धीमी थी कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि अगर रूस इसी रफ्तार से चलता रहा तो डोनेट्स्क पर कब्जा करने में उसे और 14 साल लग जाएंगे। 39,490 सैनिक गवाकर सिर्फ 1.03 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आगे बढ़ना किसी के लिए भी एक आपदा ही कहलाएगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन रूस को एक उम्मीद जरूर रही होगी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। यूक्रेन की मांस की चक्की को कभी न कभी तो रुकना ही पड़ेगा। शायद ऐसा हो, लेकिन जुलाई में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतना बुरा महीना देखने के बाद कि जिससे पुतिन का चेहरा शर्म से लाल हो जाना चाहिए था, रूस ने जुलाई में और भी ज्यादा हताहतों के साथ खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 अगस्त को यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर बड़ी संख्या साझा की। जुलाई में रूस को 42,860 हताहतों का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ 2026 के लिए अब तक का रिकॉर्ड नहीं है, यह पुतिन के लिए शर्मिंदगी की बात है, खासकर उस ग्रीष्मकालीन हमले के चरम पर जिसका मकसद डोनेट्स्क की किलेबंद पट्टी को गिराना था। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। रूस तो पास भी नहीं पहुंच पाएगा। पुतिन ने यहाँ जो देखा है वह इस बात का एक और उदाहरण है कि उनके आक्रमण की लागत इतनी ज्यादा है कि अब रूस इसे और झेल नहीं सकता। जुलाई में 42,860 हताहतों का मतलब है कि हर दिन यूक्रेन में लगभग 1,382 सैनिक मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। यह 2026 की कुल संख्या में भी जुड़ता है, जो अब 2,38,650 तक पहुंच गई है। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जुलाई में हताहतों की संख्या जून की तुलना में 3,000 से ज्यादा है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं समझाया जा सकता कि जुलाई में जून से एक दिन ज्यादा है। यहाँ कुछ गहरा चल रहा है। हर महीने यूक्रेन और ज्यादा घातक होता जा रहा है और रूसी सेनाओं को जो बलिदान देने पड़ रहे हैं वे बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। आइए जनवरी की ओर वापस चलते हैं। उस महीने यूक्रेन ने अपने 2026 अभियान की शुरुआत जोरदार तरीके से की थी। महीने के अंत तक 31,700 रूसी मारे जा चुके थे या किसी और तरह से लड़ाई से बाहर हो चुके थे। साल की अच्छी शुरुआत थी, लेकिन फरवरी के अंत तक पुतिन को शायद लगा होगा कि उनके पास जश्न मनाने की वजह है। हताहतों की संख्या में काफी गिरावट आ गई थी। रूस ने फरवरी में केवल लगभग 26,100 सैनिक खोए। बेशक ये अब भी 1980 के दशक में अफगानिस्तान के साथ पूरे 1 दशक लंबी जंग में रूस ने जितने सैनिक खोए थे उससे 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन ये एक शुरुआत थी, संख्या कम हो रही थी। हालांकि केवल आंकड़े कभी कभी भ्रामक हो सकते हैं। फरवरी में जनवरी के मुकाबले 3 दिन कम होते हैं, जिसका इसमें योगदान रहा। फरवरी में रोजाना 932 सैनिकों के हताहत होने की दर से अगर वो 3 दिन और होते तो मासिक आंकड़े में लगभग 2,800 और रूसी जुड़ जाते। इसका मतलब होता कि महीने के अंत में कुल हताहत 29,000 से 100 कम रहते, जो फिर भी जनवरी से कम है, लेकिन इतना कम नहीं कि पुतिन जश्न मनाना शुरू कर सके। बसंत तक पुतिन काफी आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। रूस ने अपनी विशाल बसंत और गर्मियों का आक्रामक अभियान तैयार कर ली थी। यूक्रेन की कठोर सर्दी आखिरकार खत्म हो गई थी और इसका मतलब था कि रूस अगले 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक यूक्रेन के किलेबंद इलाकों पर और भी जोरदार हमले कर सकता था। यूक्रेन टूटने वाला था, पुतिन को पूरा यकीन था, लेकिन रूस के नेता गलत थे। मार्च में रूस के हताहतों की संख्या फिर से बढ़कर 31,960 हो गई, फरवरी से कहीं ज्यादा और पहले से ही हास्यास्पद जनवरी के आंकड़े से भी थोड़ा ज्यादा। और वहां से ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। अप्रैल में 32,980, मई में 33,760, जून में मासिक हताहतों में लगभग 6,000 की बढ़ोतरी हुई और जुलाई में इसमें और 3,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। यहाँ हमें कोई एक बार की घटना नहीं दिख रही है, यह एक पैटर्न है
हर महीने यह दिख रहा है कि यूक्रेन कितना घातक होता जा रहा है। अब पुतिन के सामने 2026 का ऐसा साल है जिसमें दिसंबर के अंत तक रूस बहुत आसानी से अपने 5 लाख सैनिक गंवा सकता है। अगर यूक्रेन अगले 5 महीनों तक जुलाई में देखी गई उसी दर से रूसी सैनिकों का नुकसान करता है तो रूस को और 2,14,300 सैनिकों का नुकसान होगा। यह लगभग 4,53,000 जानें होंगी जो पुतिन के यूक्रेन के प्रति जुनून में बर्बाद हो जाएंगी। और जब से आक्रमण शुरू हुआ है तब से कुल मिलाकर 16.6 लाख से भी ज्यादा जाने जा चुकी है। लेकिन पैटर्न को याद रखें, 2026 में एक महीने को छोड़कर हर महीने यूक्रेन ने पिछले महीने की तुलना में ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूस ने जुलाई में जनवरी के मुकाबले 11,000 से ज्यादा सैनिक और खोए हैं। अगर यूक्रेन इसी पैटर्न को बनाए रखता है तो यह असंभव नहीं है कि साल के अंत तक रूस की मासिक हानि 50,000 सैनिकों तक पहुंच जाए। यह कोई संयोग नहीं होगा। 50,000 प्रति माह शुरू से ही यूक्रेन की योजना रही है। जनवरी में तब हाल ही में नियुक्त और अब पूर्व यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने घोषणा की थी कि 50,000 सैनिक वह जादुई संख्या है। अगर यूक्रेन उस मासिक लक्ष्य तक पहुंच सकता है, रूस अब अपनी हानियों की भरपाई नहीं कर पाएगा बिना एक नुकसानदायक लामबंदी के, जिससे पुतिन अपने ही देश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। वे लोगों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं और कमी पहले से ही साफ दिख रही है, उस समय फेडोरोव ने कहा था। जुलाई ने अभी यह साबित कर दिया है और अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास वह एकमात्र संसाधन खत्म हो रहा है जिसकी उन्हें यूक्रेन के खिलाफ टिके रहने के लिए जरूरत है। ठीक है, रूस की सैन्य कमान शायद सोचती हो, चलो पुतिन को भारी हताहतों की संख्या के बारे में ना बताएं, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है और हमें भी खिड़की से गलती से गिरने जैसी घटनाओं की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम ये करेंगे कि जुलाई में रूस ने जो अद्भुत प्रगति की है उसे इन बलिदानों के बदले में दिखाएंगे। हाँ, लेकिन उस पर जरा ठहरिए। रूस ने 2026 का अब तक का सबसे बुरा महीना इतनी धीमी प्रगति के साथ जोड़ा कि उसे प्रगति कहना भी मुश्किल है। रूस जो सबसे अच्छा दावा कर सकता है वह यह है कि उसने जुलाई में जून की तुलना में थोड़ा ज्यादा इलाका कब्जा किया और वह भी सिर्फ 0.19 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन की दर से। ये युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW के अनुसार है, जिसकी रिपोर्ट है कि रूस ने वास्तव में कब्जा किया, घुसपैठ नहीं की, बल्कि सच में कब्जा किया। जुलाई में रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 37.85 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। संदर्भ के लिए इसका मतलब है कि रूस ने जुलाई में यूक्रेन में हर 1 वर्ग किलोमीटर पूरी तरह कब्जा करने के लिए लगभग 1,132 सैनिक गंवाए। यह बहुत कम है। यह 2026 में रूस द्वारा हासिल किया गया सबसे कम आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जुलाई 2025 में रूसी सेनाओं ने 455.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। एक साल बाद वह इसका 10वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाया है, जबकि वह उस गर्मी के हमले के बीच में है जिसे डोनेट्स के पतन और डोनबास के गिरने का कारण बनना था। और यह एक और बात है, ये बड़ा हमला जिसके बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं। ISW के अनुसार ये अब तक शून्य सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बढ़त ही हासिल कर पाया है। रूस कुछ भी महत्वपूर्ण कब्जा करने में सफल नहीं हो पाया है। यह निश्चित रूप से उस किलेबंदी में बड़ा सेंध नहीं लगा पाया है जिसकी उम्मीद पुतिन ने की थी। सबसे अच्छा जो वह कर पाया है वह है घुसपैठियों को कॉन्स्टेंटिनोव में भेजना, जबकि वास्तव में उसने शहर का बहुत ही छोटा हिस्सा ही अपने कब्जे में लिया है। कॉन्स्टेंटिनोव का अभी भी कायम है और इस बेल्ट में 3 और भी ज्यादा किलेबंद शहर है जिन्हें रूस को तोड़ना पड़ेगा अगर वह वाकई में सेंध लगाने में सफल होता है। वैसे उस शहर को ध्यान में रखिएगा, हम फिर से उस पर लौटेंगे। यूक्रेनी रणनीति में बदलाव ने रूस की परेशानियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सिर्फ जुलाई में ही नहीं बल्कि पूरे 2026 में। लक्षित जवाबी हमलों के कारण यूक्रेन ने क्षेत्र वापस हासिल किया है, खासकर दक्षिण में। इससे रूस को अपने सैनिकों को डोनेट्स्क भेजने के बजाय कहीं और भेजना पड़ता है। यूक्रेन की ड्रोन वर्चस्व, चाहे वो फ्रंट से कई किलोमीटर दूर के किल जोन हो या मिडल स्ट्राइक रेंज, जहां ड्रोन रूसी लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी है और रूस के लिए विनाशकारी है। ISW का कहना है कि रूस की सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि उसका पूरा अभियान पोजिशनल वॉरफेयर के इर्द गिर्द केंद्रित है, जबकि इस संघर्ष में मैन्यूवर वॉरफेयर पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जुलाई में रूस को लगी चोटों में एक और छोटी सी बेइज्जती जोड़नी बाकी है, इससे पहले कि हम पुतिन और उनकी गलतफहमियों की बात करें। 3 अगस्त को कीव इंडिपेंडेंट ने रूसी आउटलेट मीडिया जोन के निष्कर्षों पर रिपोर्ट दी। BBC की रूसी सेवा के साथ मिलकर काम करते हुए मीडिया जोन अब तक 2,36,066 रूसी नागरिकों की पहचान की पुष्टि कर चुका है जो युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन में मारे गए हैं। इन आंकड़ों में 86,600 स्वयंसेवक, 26,200 कैदी जिन्हें लड़ाई के लिए भर्ती किया गया था और 19,000 मोबिलाइज किए गए सैनिक शामिल हैं। आप इस सूची में लगभग 7,500 रूसी सैन्य अधिकारियों को भी जोड़ सकते हैं। अब आपने ये आंकड़े सुने होंगे और सोचा होगा कि ये कुछ अजीब लग रहे हैं, जैसे ये उन हताहतों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते जो हमने पहले साझा किए थे। आप सही है और इसके पीछे एक वजह है। 2,36,066 मृतक वे हैं जिन्हें मीडिया जोन पुष्टि कर सकता है। इस आउटलेट का कहना है कि असली संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि इसकी जानकारी शोक संदेशों, क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों
स्थानीय अधिकारियों और रिश्तेदारों की सोशल मीडिया पोस्ट से आती है। अगर परिवार, प्रेस और अधिकारी किसी सैनिक की मौत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो रूस में आम बात है, तो उसकी मौत दर्ज नहीं होती और उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की खुद कहते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। 7 लाख रूसी मारे गए हैं। ऐसे समय में जब यूक्रेन ने अपने हर एक मारे गए सैनिक के मुकाबले 14 रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुपात हासिल किया है, इस आंकड़े में घायल और पकड़े गए सैनिकों को जोड़ दे तो यह देखना आसान है कि 2026 में यूक्रेन कैसे मासिक हताहतों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और फिर भी पुतिन को इनमें से कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि इसका उल्टा है। वह दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और आप अभी जानने वाले हैं कि पुतिन इतने पागल क्यों हैं कि उन्हें लगता है रूस जीत रहा है। लेकिन उससे पहले यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर रखे हैं, ताकि आप आगे आने वाली चीजें मिस न करें। हम आपको 26 जुलाई की एक बैठक में ले चलते हैं, जिसमें पुतिन और रूसी नौसेना के कर्मी शामिल थे। इस बैठक के दौरान पुतिन पूरी तरह बहक गए। पुतिन ने यह दावा किया कि यूक्रेन में रूस की तरफ से बिल्कुल भी कोई आक्रामकता नहीं है और रूस को अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। इसका कारण पश्चिमी देशों और कीव शासन को बताया गया। पुतिन ने जोर जोर से कहा कि यूक्रेन गिर जाएगा और ये तो बस शुरुआत है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि देर सवेर यूक्रेन ये पश्चिमी इलाके खो देगा और जो इलाके पहले पोलैंड, हंगरी, रोमानिया के थे, वे भी वापस चले जाएंगे। देर सवेर, शायद कल नहीं, परसों नहीं, 1-2 साल में, 10 या 15 साल में, लेकिन सब कुछ ऐतिहासिक रूप से अपनी जगह पर लौट आएगा। रूस के नेता ने कहा, पुतिन कृपया, तुम्हें तो 10 या 15 साल बाद डोनेट्स्क भी तुम्हारे पास रहे, यही बहुत है। पोलैंड या रोमानिया की तो बात ही छोड़ो। पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कोई असली आक्रामकता नहीं है, लेकिन असल में है। और ये सब पश्चिमी देशों की गलती है और कीव शासन। और एक सेकंड को, मेरा सिर घूम रहा है। यहाँ पुतिन जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रम है। कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं हो रहा, लेकिन पुतिन ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। इस समय हम सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि पुतिन 4.5 साल से चल रहे इस युद्ध में, जिसमें रूस को इतना नुकसान हुआ है, और 2026 में देश के सबसे बुरे महीने के बाद ऐसे दावे कैसे कर सकते हैं? जवाब सीधा है, पुतिन सच में सोच सकते हैं कि रूस जीत रहा है, क्योंकि उनके जनरल उनसे सच छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं। ये ISW के अनुसार है और हम इस थिंक टैंक को ही यहाँ बोलने देंगे। रूसी उत्तरी सेना समूह और उच्च सैन्य कमान शायद क्रेमलिन से उत्तर यूक्रेन में रूसी उपलब्धियों की वास्तविकता के बारे में झूठ बोल रहे हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कि रूसी सेना पूरे मोर्चे पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल है जो लगभग 2 साल से ज्यादातर स्थिर रहा है। ISW ने रूस के आक्रामक अभियान के 31 जुलाई के आकलन में यह घोषणा की। जो हम वहां देख रहे हैं वो शायद उसी चीज का एक छोटा सा उदाहरण है जो उस पल से हो रहा है जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था। ये एक ऐसा आदमी है जो अपने चारों ओर चापलूसों और खुशामदी लोगों को रखता है। उन्हें हैरान नहीं होना चाहिए कि उनमें से कोई भी उन्हें सच्चाई नहीं बताएगा और इसके बजाय कृत्रिम रूप से बनाई गई फुटेज और अन्य नकली सूचना उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, ताकि ऐसा लगे कि रूस असलियत से कहीं बेहतर कर रहा है। ISW रूस के उत्तरी कमांडरों को दोषी ठहराता है, लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के झूठ का इस्तेमाल डोनबास को लेकर पुतिन को प्रभावित करने के लिए किया गया है। जुलाई के मध्य में रूस ने दावा किया था कि उसने कॉन्स्टेंटिन्यूका पर कब्जा कर लिया है। आपको वह शहर याद होगा। अगर रूस की बात मानी जाए तो कॉन्स्टेंटिन्यूका पर कब्जा हो चुका है और अब वह किलेबंदी की बाकी पट्टी की ओर बढ़ सकता है। ये सब झूठ है। शहर अभी भी एक युद्ध का मैदान है और कम से कम इस साल के बाकी हिस्से में भी ऐसा ही रहने की संभावना है। रूस ने जो सबसे अच्छा किया है वो है घुसपैठ, जिसमें वो 2 या 3 सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां भेजता है ताकि वे यूक्रेन से छिप सके। वे घुसपैठिए लगभग पूरे कॉन्स्टेंटिन्यूका में मौजूद है। इतना तो सच लगता है, लेकिन घुसपैठ कब्जा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। घुसपैठियों की बिखरी और अलग थलग इकाइयां जब अपने छिपने के ठिकानों तक पहुंचती हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वे या तो समर्थन का इंतजार करती हैं या यूक्रेनी खोज और नष्ट करने वाली टुकड़ियों द्वारा मार दी जाती हैं। आमतौर पर दूसरा ही होता है। अगर ये सब योजना के अनुसार हो रहा है जैसा कि पुतिन दावा कर रहे हैं तो ये योजना हास्यास्पद है। रूस की बढ़त इतनी धीमी और खूनी होने का कारण यह है कि घुसपैठ की रणनीति रूसी सैनिकों को असुरक्षित बना देती है, चाहे वे ड्रोन से भरे मौत के इलाकों से गुजर रहे हों या अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हों। पुतिन इन हताहतों को या तो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें इनके बारे में वास्तव में पता नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि ये बलिदान इसके लायक है क्योंकि रूस तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन ये प्रगति नकली है। रूस के नेता जो उन लोगों से अलग थलग है जो उन्हें सच बता सकते हैं, अब संतुलन खो चुके हैं। एक ऐसे भ्रम में खो गए हैं जिससे उनके साथ बातचीत करना असंभव हो गया है और यह उन्हें 5 लाख सैनिकों की लामबंदी के और करीब ले जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सैनिक रूस को युद्ध जीतने के लिए आखिरी धक्का देंगे, जबकि डोनेट्स्क अभी भी गिरने के करीब भी नहीं है। पुतिन अपना दिमाग खो चुके हैं और ऑफिस के स्टैनली के शब्दों में कहें तो यूक्रेन जरूर उनकी मदद करेगा उसे ढूंढने में। वह सच्चाई जो पुतिन के भ्रम को दबा देती है ये है कि जुलाई ने रूस को तोड़ दिया है।
पुतिन कोई मजबूत नेता नहीं है। वह एक ऐसा आदमी है जो आज तक कभी इतना फंसा नहीं था जितना अभी है। अपनी साम्राज्यवादी सनक और उस लापरवाह बढ़ते तनाव के बीच फंसा हुआ है जिसने रूस को सबसे पहले इस हताहतों से भरे बंद रास्ते में ला खड़ा किया है। ले लेमोंट कहते हैं कि अब रूस पुतिनवाद के हाथों बंधक बन चुका है और यह बिल्कुल सही है। फरवरी 2022 से अब तक पुतिन ने जो एकमात्र चीज हासिल की है वह है रूस को पश्चिमी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देना और अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना और भू राजनीतिक प्रभाव का नुकसान। जैसे जैसे विशेष सैन्य अभियान उन लोगों को साबित करता है जो कभी रूस पर सुरक्षा के लिए निर्भर थे कि रूस उतना मजबूत नहीं है जितना वह दावा करता है। पुतिन एक जुनूनी आदमी है। वह उस रूस की कल्पना भी नहीं कर सकते जिससे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद खींची गई सीमाओं के भीतर रहना पड़े। तो उन्होंने एक काल्पनिक दुनिया बना ली है जहां पुतिन राजा है और वे रूस का नेतृत्व करते हुए उन सभी क्षेत्रों को वापस ले लेते हैं जो उससे छीन लिए गए थे। लेकिन इनमें से कुछ भी असली नहीं है। जो असली है वो है जुलाई महीने में 42,860 रूसी सैनिकों का मारा जाना, घायल होना या पकड़े जाना। हकीकत यह है कि 14 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां पुतिन की वजह से तबाह हो गई है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, सिर्फ एक ऐसी जंग के लिए जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पुतिन एक ऐसे इंसान है जो विचारधारा और इतिहास के अपने ही विकृत नजरिए के प्रति जुनूनी है। शायद वो जुलाई में जो हुआ उसे अपनी विरासत के जश्न के एक मौके के तौर पर देखते हैं। ये बलिदान इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत बलिदान हुए थे और ये रूसी मिथकों का हिस्सा बन जाएंगे। फिर से ये सब पुतिन की कल्पना में ही है और रूस के नेता इन भ्रांतियों को पसंद करते हैं क्योंकि हकीकत ये है कि यूक्रेन मजबूत है और भी मजबूत होता जा रहा है। हमारी टीमें समझती है कि अभी हमारे पास एक अवसर की खिड़की है। यूक्रेन युद्ध के मैदान पर और आसमान में दोनों जगह मजबूत हुआ है और हर कोई उसके नतीजे देख रहा है। जेलेंस्की ने 9 जुलाई को घोषणा की। उनसे बहस करना मुश्किल है और जैसे जैसे यूक्रेन और भी मजबूत होता जा रहा है उसकी रणनीति की विलक्षणता साफ झलकने लगेगी। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जीतने की जरूरत नहीं है। उसे पुतिन की सेनाओं को इतना पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है कि वे सीमा के दूसरी तरफ पहुंच जाएं। यूक्रेन का तरीका पूरी तरह से क्षय युद्ध पर आधारित है। युद्ध की कीमत इतनी भारी कर दो कि रूस के अंदर कोई भी, यहाँ तक कि भ्रमित पुतिन भी, उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। जनवरी में फ्योदरोव ने यूक्रेन के लिए जो 50,000 प्रति माह का लक्ष्य रखा था वह अब पहले से कहीं ज्यादा हासिल करने योग्य लगता है। रूस हर एक वर्ग किलोमीटर के बदले सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों सैनिक खो रहा है। यूक्रेन ऐसे ही जीतता है। इतनी मौतें दो कि रूस अब इसे और जारी न रख सके। जुलाई रूस के लिए एक तबाही थी और भले ही पुतिन अपनी छोटी सी दुनिया में ही रहते रहे, जब भी वो अपने बंकर से बाहर निकलते हैं तो कुछ मौकों पर बड़बड़ाते रहते हैं कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। रूसी लोग अपने देश के पतन को आते हुए देख सकते हैं। अब हम अगस्त के अंत तक इंतजार करते हैं। ये लगभग तय है कि हम आपको एक और रिकॉर्ड टूटने के बारे में बताएंगे। और अगर पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन में उच्च स्तर की सैन्य उथल पुथल से रूस को कुछ राहत मिल सकती है तो वे गलत है। पुतिन का यूक्रेन में तथाकथित विशेष सैन्य अभियान बर्बर, क्रूर और घातक रहा है। जाहिर है यूक्रेन के लिए, लेकिन रूस की जनता के लिए भी। सोवियत युग की उन रणनीतियों से आगे बढ़ने में असमर्थ, जहां सैनिकों को बस तोप का चारा समझा जाता था और बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान कर दिया जाता था, रूस अब तक 1.44 मिलियन से भी ज्यादा सैनिकों को खो चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है और संभावना है कि 2026 के अंत तक ये संख्या 1.5 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। पुतिन के युद्ध ने रूस पर बहुत बड़ा असर डाला है। अब पुतिन कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो पूरे देश को तबाह कर देगा। एक ऐसी भयावह कुर्बानी की योजना बनाई जा रही है कि जिससे स्टालिन भी नजरें फेर लेगा। 5 लाख रूसी नागरिकों को अभी अभी चेतावनी दी गई है क्योंकि पुतिन यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे भयानक कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। 27 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस जबरन 5 लाख तक सैनिकों की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। ये सब इसलिए ताकि पुतिन उस युद्ध को जारी रख सके जो 2022 में तय किए गए अपने हर लक्ष्य को हासिल करने में पहले ही असफल हो चुका है। ये संघर्ष के दौरान अब तक देखी गई सबसे बड़ी लामबंदी है क्योंकि पुतिन अपने लोगों से कहने की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन को अधीन करने के अपने सपने को सच करने के लिए अब तक किए गए बलिदान से भी अधिक बलिदान देना होगा। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है और वह इतनी गुप्त तरीके से लामबंदी करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि वह अपने ही लोगों के गुस्से से बच सके। जेलेंस्की ने कहा, अगर हम उसे रसद, हथियार, पेट्रोल, डीजल में दिक्कतें नहीं पहुंचाते हैं और हमारे साझेदार उसकी आक्रामकता के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो वह अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा करेगा। वह महीना महत्वपूर्ण है। पुतिन इसे किसी वजह से चुन रहे हैं। 18 से 20 सितंबर के बीच रूस अपनी पहली स्टेट ड्यूमा चुनाव आयोजित करेगा। जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया है, नए यूरेशियन स्ट्रेटेजिक सेंटर का कहना है कि 450 प्रतिनिधियों का चुनाव पार्टी सूची और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों दोनों के माध्यम से किया जाएगा। रूस इन चुनावों का इस्तेमाल यूक्रेनी क्षेत्र पर अपने कथित कब्जे को दिखाने के मौके के रूप में भी कर रहा है जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। मतदान 11 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होगा जिन्हें रूस ने कब्जे वाले क्षेत्रों में बनाया है।
ताकि यूक्रेन के लोगों को रूसी संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि ये चुनाव ताकत का संकेत देने के लिए हैं, लेकिन ये पुतिन के लिए एक जोखिम भी पैदा करते हैं। भले ही वे तकनीकी रूप से हमेशा निर्दलीय रहे हैं, पुतिन का यूनाइटेड रशिया पार्टी से लंबे समय से गहरा संबंध रहा है, जो रूस की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी है। इन आगामी चुनावों के लिए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वह पार्टी लगभग 2 दशकों में पहली बार पुतिन के साथ खुलकर प्रचार कर रही है। पुतिन यह साफ कर रहे हैं कि उनका हित कहां है और वह सितंबर में यूनाइटेड रूस के लिए सबसे अच्छा परिणाम चाहेंगे। इन चुनावों से पहले कभी भी मतदान करने वाली जनता पर लामबंदी थोपना पुतिन के लिए एक राजनीतिक तबाही ला सकता है, इसलिए वह अक्टूबर तक इंतजार करेंगे और जब उनके और यूनाइटेड रूस के मनचाहे नतीजे आ जाएंगे तब वह और भी अनिच्छुक रूसियों को यूक्रेन में ड्रोन से भरी अग्रिम पंक्ति पर जबरन भेजेंगे। पुतिन कुछ समय से लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी 2026 में यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 2025 के अंत में पारित कानून ने रूस के रक्षा मंत्रालय के लिए 20 लाख की रिजर्व सेना को बुलाने का रास्ता साफ कर दिया है। आउटलेट का कहना है कि भर्ती कार्यालयों में रिजर्व सैनिकों को तलब किया गया है। इस नए कानून की मुख्य बात यह है कि ये रूस द्वारा रिजर्व सैनिकों के इस्तेमाल के तरीके को बदल देता है। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल केवल रूस के अंदर महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए किया गया है। ये कितना सच है ये तय करना मुश्किल है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। 2025 का कानून इन रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजने का रास्ता खोल देता है अगर पुतिन ये तय करते हैं कि यह जरूरी है। मोबिलाइजेशन की नींव रखी जा चुकी है। आज की तारीख में और जेलेंस्की के आगामी मोबिलाइजेशन के दावों को अन्य उठाए जा रहे कदमों से भी समर्थन मिल रहा है। 27 जुलाई को मिलिटार्नी ने रिपोर्ट किया कि पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय को सैन्य पंजीकरण के लिए रूस के नागरिक रजिस्ट्री डेटा तक पहुंच की अनुमति दे दी है। एक बार फिर क्रेमलिन यहाँ जो कर रहा है उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसका दावा है कि ये कदम सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। रूस के ऑन सिविल स्टेटस एक्ट के अनुच्छेद 13 में संशोधन किए गए हैं, जिससे रक्षा मंत्रालय को नागरिक रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मिलिटार्नी का कहना है कि सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निर्धारित सामाजिक गारंटी और मुआवजा तुरंत प्रदान करने के लिए ये किया गया है, लेकिन इसके पीछे एक पेच छुपा हुआ है। अब मंत्रालय जिन आंकड़ों तक पहुंच सकता है उनका उपयोग सैन्य पंजीकरण के उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पुतिन ने रक्षा मंत्रालय के साथ साथ रूस की नेशनल गार्ड को एक नागरिक डाटाबेस तक पहुंच दे दी है, जिससे दोनों को जबरन भर्ती से पहले रिजर्विस्ट्स को ढूंढने की सुविधा मिलती है। ऐसे और भी संकेत हैं कि रूस में लामबंदी की एक नई लहर आने वाली है। इस कानून में बदलाव से पहले रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों ने व्यापक लामबंदी की तैयारी के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने शुरू कर दिए थे। इन सत्रों में से पहला वोल्गोग्राद में रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि रोस्तोव, काल्मिकिया, अस्त्राखान और कब्जे वाले क्षेत्रों क्रीमिया, लुहांस्क और दोनेत्स्क के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। तो अगर हम संकेत ढूंढ रहे हैं कि रूस सबसे पहले कहां से सैनिकों की लामबंदी शुरू करेगा, ये 7 क्षेत्र शायद शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह होंगे। इसके अलावा 27 जुलाई को UA.News ने रिपोर्ट किया कि रूस की नेशनल गार्ड ने अपने नागरिक सुरक्षा नियमों में एक दिलचस्प बदलाव किया है। ये बदलाव रूस को खतरों से बचाने के लिए है, खासकर जब लामबंदी, मार्शल लॉ और युद्ध काल जैसी स्थितियां हों। दूसरे शब्दों में रूस की नेशनल गार्ड यह सुनिश्चित कर रही है कि उसके पास कानूनी ढांचा मौजूद हो ताकि वह विरोध प्रदर्शनों और अन्य तथाकथित खतरों को दबा सके जो पुतिन द्वारा सैनिकों की लामबंदी का फैसला लेने पर हो सकते हैं। सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुतिन इसे राज्य ड्यूमा चुनाव के बाद तक घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो साफ तौर पर लामबंदी के एक दौर की तैयारी कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था कि कभी नहीं होगी। असल में क्रेमलिन अब भी वही वादा कर रहा है। जेलेंस्की के दावों के जवाब में रूस की राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने किसी भी तरह की लामबंदी की तैयारी की बात को खारिज कर दिया है। इनमें राज्य ड्यूमा रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई कार्तापोलोव भी शामिल है, जिन्होंने कहा, मैंने सुना जेलेंस्की ने इस बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इस बात से जोड़ सकता हूँ कि शायद उन्होंने सप्ताहांत में ज्यादा मस्ती कर ली थी जिससे उनकी कल्पना बेकाबू हो गई। कार्तापोलोव ने आगे कहा कि रूस में सैन्य कर्मियों की भरपाई का मुख्य तरीका अब भी और आगे भी वही रहेगा, स्वयं सेवकों की भर्ती जो रूसी सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। इस बारे में श्री कार्तापोलोव खुद यह तथ्य कि रूस स्वयं सेवकों की भर्ती पर निर्भर है हमें एक और संकेत देता है कि जेलेंस्की सही है और लामबंदी की एक नई लहर आने वाली है। 2026 में रूस के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती उतनी अच्छी नहीं चल रही है। 4 मई को प्रावदा ने रिपोर्ट किया कि रूस ने लगातार 5वें महीने यूक्रेन में अपने जितने सैनिक खोए उससे कम सैनिकों की भर्ती कर पाया। दिसंबर 2025 से 26 अप्रैल के बीच रूस ने 1,48,400 कर्मियों की भर्ती तो कर ली थी, लेकिन उसने 1,56,735 सैनिक खो दिए, जिससे लगभग 8,000 से थोड़ा अधिक की कमी रह गई। कीव इंडिपेंडेंट ने जेलेंस्की के 25 जुलाई की शाम के संबोधन के हवाले से अलग आंकड़े पेश किए हैं जो अब तक पूरे 2026 को कवर करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस ने इस साल अब तक 2,25,500 नुकसान झेले हैं,
और 2,21,000 की भर्ती की है। तो कमी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मौजूद है। ये दिखाता है कि पुतिन के भर्ती करने वालों को बार बार उसी सूखते हुए कुएं से पानी खींचना पड़ रहा है। रूस अभी पूरी तरह से भर्ती संकट का सामना नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हर महीने मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जून 2026 में यूक्रेन के लिए रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ उसी महीने में 39,490 रूसी हताहत हुए। जो समस्या पहले से मौजूद है वह और बढ़ेगी। रूस के पास ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं जो यूक्रेन में मरने के बदले भारी रकम लेने को तैयार है, जिससे पुतिन बुरी तरह से परेशान है। इतने ज्यादा परेशान कि उन्होंने लामबंदी के लिए सारी तैयारी कर ली है। आगे जो होने वाला है वो लगभग तय है। यह जानते हुए कि रूस के नुकसान अब संभालना मुश्किल होता जा रहा है, पुतिन अक्टूबर तक अपने पास मौजूद हर रास्ते को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस अब उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिकों और उसी देश से नए मिसाइल लॉन्चर मंगवाने की कोशिश कर रहा है। फिर से यह जानकारी जेलेंस्की से आई है, जो दावा करते हैं कि रूस ने वोरोनिश क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी कर ली है। यह सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी खतरा है। रूस उत्तर कोरिया को युद्ध कौशल सिखाने, उसके हथियारों को बेहतर बनाने और असली जंग का अनुभव दिलाने में मदद कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यह सब एशिया के उन सभी लोगों के लिए खतरा है जो उत्तर कोरिया की मिसाइलों की रेंज में है। यह खतरा हो सकता है, लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि रूस के पास अपनी सेना के जवानों की कमी हो रही है, खासकर पीछे की पोजीशनों के लिए। इन तरह की भूमिकाओं में अब तक रिजर्विस्ट सेवा दे रहे थे। शायद यह भी एक संकेत है कि अब उन रिजर्विस्ट को मोर्चे पर भेजा जाने वाला है। कीव पोस्ट यह भी जोड़ता है कि रूस ने एक नए बिल के जरिए जेलों से भर्ती का दायरा भी बढ़ा दिया है, जिससे सेना में शामिल किए जा सकने वाले लोगों की संभावित संख्या बढ़ गई है। रूस अब इतनी बुरी हालत में है कि वह संगठित अपराध और राज्य के रहस्यों के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को भी उन हत्यारों, बलात्कारियों और नशेड़ियों के साथ यूक्रेन भेजने को तैयार है, जिन्हें वह अपनी जेलों से भेजता रहा है। राज्य के रहस्यों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को भेजना तो बहुत समझदारी भरा लगता है। इसमें तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि यूक्रेन इन लोगों को पकड़कर रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, लेकिन इनमें से कुछ भी काफी नहीं होगा। 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के लिए लगभग 1 महीने के नुकसान के बराबर है। जेलों से भर्ती करना एक ऐसी रणनीति है जो पहले से ही अपनाई जा रही है, और सूची में कुछ नए प्रकार के अपराधियों को जोड़ना रूस के सैनिकों की संख्या पर उतना असर नहीं डालेगा जितना पुतिन को चाहिए। और स्वयंसेवक भर्ती की समस्या का मतलब है कि रूस पूरे 2026 और 2025 के अंतिम महीनों में घाटे में रहा है। सैन्य लामबंदी को जल्दी या देर से होना ही है। पुतिन अपने ही लोगों के साथ कुछ विनाशकारी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना विनाशकारी होगा और क्या ये जबरन बलिदान रूस को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, कम से कम डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए काफी होगा? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन चालू नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है, और फिर वीडियो पर वापस आइए। रूस की लंबित लामबंदी के 2 मुख्य प्रभाव होंगे। ये मोर्चे की स्थिति को बदल देगी और रूस के अंदर भारी समस्याएं पैदा करेगी। मोर्चे से शुरू करें तो यूक्रेन को कोई गलतफहमी नहीं है कि 5 लाख सैनिकों का आना बुरी खबर है। युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की पूरी रणनीति यही है कि रूसी सेना और उनके उपकरणों को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। हम ये यूक्रेन की हर कार्रवाई में देख सकते हैं। विशाल मारक क्षेत्रों में भारी पैमाने पर हताहत होते हैं। रूस के अंदर किए गए हमले पुतिन की अर्थव्यवस्था और उनकी युद्ध मशीन को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, और मिड रेंज ड्रोन के साथ यूक्रेन रूसी लॉजिस्टिक्स को बर्बाद कर रहा है और जवाबी हमलों के मौके बना रहा है। अगर रूस यूक्रेन में 5 लाख सैनिक भेजता है तब भी यह रणनीति खत्म नहीं होती। हालांकि इसे लागू करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूस मोर्चे पर खाली जगहों को भर सकेगा, रक्षा को मजबूत कर सकेगा और यूक्रेन की किलेबंदी पर और भी ज्यादा सैनिक झोंक सकेगा। अगर ये काम करता है जैसा कि पुतिन को उम्मीद है, तो यह डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट के शहरों पर कब्जा करने की गति को बढ़ा सकता है। हालांकि रूस के सामने एक समस्या है और उस समस्या को जेलेंस्की ने समझाया है। पुतिन के लिए जबरन 5 लाख सैनिकों की भर्ती करके सेना का विस्तार करना कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मुख्य संचालन संबंधी समस्याएं सामने आएंगी, जिनमें से कई उन बुनियादी ढांचों से जुड़ी हैं जो रूस को इन जबरन भर्ती किए गए सैनिकों को प्रभावी बनाने के लिए चाहिए। जेलेंस्की कहते हैं कि वह इन लोगों को जल्दी से तैयार नहीं कर पाएंगे, और आगे जोड़ते हैं इसका मतलब फिर से यही है कि वह अधूरी तैयारी वाले लोगों को युद्ध के मैदान में भेजेंगे, और इसका सीधा मतलब है भारी नुकसान। कमांडरों को पुतिन द्वारा मजबूर किया जाएगा कि वे अधूरी ट्रेनिंग और बिना तैयारी वाले सैनिकों को मोर्चे पर भेजे। हालांकि पुतिन जिन लोगों को जुटा रहे हैं उनमें से कई रिजर्विस्ट हैं, लेकिन ज्यादातर ने केवल बुनियादी प्रशिक्षण ही लिया होगा और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि यूक्रेन में उनके लिए ड्रोन से भरी नर्क जैसी स्थिति इंतजार कर रही है। उन्हें बस इतना ही बताया जाएगा कि अपना सामान पैक करो, 2-3 दिन की ट्रेनिंग लो और फिर चल पड़ो। और अगर आपको लगता है कि हम यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं तो फिर से सोचिए। रूस के प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता लंबे समय से जानी जाती है। मई 2025 में ही युद्ध अध्ययन संस्थान ने रिपोर्ट किया था कि रूस ने मुश्किल से प्रशिक्षित रंगरूटों को हमलों में भेजने की साधारण और बेवकूफी भरी रणनीति अपनानी शुरू कर दी थी। विचार बहुत सीधा है। वे रंगरूट आक्रामक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे गोलियां झेल सकते हैं और यूक्रेन को अपने ड्रोन खर्च करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मरकर
वे रूस को अपनी ही खूनी घिसावट की रणनीति के जरिए किलेबंदी तोड़ने में एक छोटी भूमिका निभाते हैं। फरवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया की एक रिपोर्ट आई जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ रूसी सैनिकों को मोर्चे पर भेजे जाने से पहले केवल 5 दिन की ट्रेनिंग ही मिलती है। रूस पहले से ही केवल यह सिखाने के लिए एक त्वरित कोर्स दे रहा है कि कैसे हताहत होना है। अगर अचानक 5 लाख तक सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना पड़े तो देश के पहले से ही दबाव में चल रहे ट्रेनिंग ग्राउंड्स इसे संभाल नहीं पाएंगे। लामबंद किए गए लोग तो खुशकिस्मत होंगे अगर उन्हें अभी नए रंगरूटों को मिल रही मुट्ठी भर दिनों की ट्रेनिंग भी मिल जाए। पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है उनके लिए भर्ती किए गए लोग शायद इंसान भी नहीं है, वे बस तोप का चारा है जिन्हें वह यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को इंसानी जानों से कुचलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन के लिए मौतें और घायल होना कोई मायने नहीं रखता, न ही सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदान। पुतिन के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि वो रूस के लोगों का इस्तेमाल करके खुद को देश के महान युद्धकालीन नेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर सके। लेकिन पुतिन को उस बलिदान के असर की चिंता करनी चाहिए जिसकी वह मांग कर रहे हैं। जितना असर मोबिलाइजेशन का मोर्चे पर पड़ेगा उतना ही असर यह रूस पर भी डाल सकता है, जो पुतिन के शासन के अंत का कारण बन सकता है। हम आपको सितंबर 2022 में वापस ले चलते हैं, जब विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन को उतनी जल्दी गिराने में पूरी तरह विफल हो गया जितना पुतिन ने दावा किया था। तो रूस के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। यूक्रेन पूरी ताकत से जवाब दे रहा था। आक्रमण के लिए तैनात किए गए सैनिक पर्याप्त नहीं थे। इसका मतलब था कि रूसी सेना को नए सैनिकों की जरूरत थी। पुतिन ने आंशिक लामबंदी को समाधान के रूप में चुना। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने इस आंशिक लामबंदी के दौरान 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सक्रिय किया और जेलेंस्की ने दूसरी बार जिन समस्याओं की आशंका जताई थी वे कई समस्याएं वास्तव में सामने आई। उन सभी लोगों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और मूल्यांकन करना जिन्हें यूक्रेन में प्रवेश करना था, एक लंबी प्रक्रिया बन गई जिसे रूस की नौकरशाही लालफीताशाही ने काफी धीमा कर दिया, जिसे रूस ने अपनी नई कानूनों के जरिए कम करने की कोशिश की है। हालांकि पुतिन के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात रूसी जनता की प्रतिक्रिया थी। ये पहली बार की लामबंदी तब हुई थी जब यूक्रेन पर हमले और पुतिन के लिए समर्थन अभी भी काफी ऊंचा था, और फिर भी सितंबर 2022 में पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और न्यूज वीक के अनुसार इससे दसियों हजार रूसी अपने ही देश से भाग गए ताकि उन्हें सेना में सेवा न करनी पड़े। अब हम यहाँ हैं लगभग 4 साल बाद और पुतिन फिर से वही करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बार और बड़े पैमाने पर। लेकिन अब वो ये योजनाएं ऐसे समय में बना रहे हैं जब रूस में युद्ध के लिए समर्थन कम हो रहा है और उनके खुद के लोकप्रियता भी घट रही है। रूसी लोग इस समय यूक्रेन युद्ध की स्थिति को लेकर निराश हैं और हम देख सकते हैं कि वे कितने निराश हैं ये जनमत सर्वेक्षणों में साफ दिखता है। 1 जुलाई की एक रिपोर्ट में टीवीपी वर्ल्ड ने कहा कि यूक्रेन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया द्वारा कराए गए एक सर्वे में यह सामने आया है कि 81% रूसी लोग यूक्रेन युद्ध का तुरंत अंत चाहते हैं। उसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 1600 लोगों में से 73% लोग लामबंदी की दूसरी लहर के खिलाफ हैं। पुतिन की लोकप्रियता भी घट रही है। 20 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रूसी पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे नतीजों की रिपोर्ट दी। यह केंद्र जो क्रेमलिन के साथ जुड़ा हुआ है और पुतिन के लिए अपने आंकड़ों को बेहतर दिखाने की पूरी कोशिश करता है, उसने पाया कि केवल 65.1% रूसी ही पुतिन के प्रदर्शन को मंजूरी देते हैं। ये 2026 के लिए सबसे कम स्तर है और ये दिखाता है कि रूसी लोग युद्ध से थक चुके हैं। हालांकि 65.1% आंकड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन याद रखिए कि ये संख्या एक ऐसे सर्वे संगठन से आई है जो मूल रूप से क्रेमलिन के नियंत्रण में है और रूस में कई लोग असहमति जताने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं रूस की गुप्त पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। किसी भी अन्य विश्व नेता के लिए 65.1% की स्वीकृति रेटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन पुतिन जो एक तानाशाह है और पुलिस राज्य चला रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा संकेत है कि वे अलोकप्रिय हो गए हैं। इसी बारूद के ढेर में पुतिन लामबंदी के नए दौर की जलती हुई तीली फेंकने की योजना बना रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराने लगी है क्योंकि देश का बजट घाटा लगभग 77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे क्रेमलिन को पुतिन के पागलपन भरे युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण मांगना पड़ा है। देश में श्रमिकों की कमी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 5 जून को रिपोर्ट किया, जिसके कारण विदेशी निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो गया है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूस उन व्यवसायों के लिए आवश्यक श्रमिक उपलब्ध करा पाएगा। और अब पुतिन बस रूस से अधिकतम 5 लाख लोगों को बाहर निकालकर यूक्रेन भेजना चाहते हैं। यह रूस के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होगी और यह एक ऐसा कदम है जो पुतिन के लिए भारी पड़ने वाला है। एक वजह है कि नेशनल गार्ड के कानूनों को फिर से तैयार किया जा रहा है और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि रूसी क्षेत्र लामबंदी के लिए तैयार रहें। इन सब का खुद लामबंदी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। पुतिन और उनके साथी जानते हैं कि लामबंदी के साथ विरोध की लहरें आएंगी, रूसी रिजर्व सैनिकों का पलायन होगा और असंतोष का एक नया स्तर देखने को मिलेगा जो सितंबर में देखे गए से कहीं ज्यादा होगा। रूस की जनता पहले ही पुतिन की जंग से थक चुकी है। वे अपने परिवार के सदस्यों की मौत और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को झेलने से थक चुके हैं, ठप पड़ी ईंधन आपूर्ति लाइनों और लगातार हो रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भी, जिनसे पुतिन उन्हें बचाने में असमर्थ नजर आते हैं। लामबंदी पुतिन के लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी और राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद ऐसा करने से भी ये सच नहीं बदलेगा। लेकिन फिर पुतिन शायद सोच रहे हैं कि जब एक पैसा डूब ही गया है तो अब पूरा दाव लगा ही दे।
19 जुलाई 2026 को यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने एक ऐसी घोषणा की जो ऊपर से देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं लगती थी। उस दिन जो उन्होंने पेश किया वो 2022 से यूक्रेन द्वारा तैनात किए गए कई नौसैनिक ड्रोन में से एक जैसा ही दिखता था। ये एक मानव रहित सतही पोत था जिसे एक कॉम्बैट डाइवर यूनिट ने बनाया था। लेकिन जो बात इसे खास बनाती थी वो खुद नाव नहीं थी, बल्कि ये था कि इसे किसने बनाया। ये यूनिट थी ओमेगा, यूक्रेनियन नेशनल गार्ड का स्पेशल पर्पस सेंटर। इसकी डाइविंग डिटैचमेंट वही टीम है जिसने कुछ दिन पहले ड्रोन के जरिए कब्जे वाले क्रीमिया के साखी एयरबेस पर एक रूसी Su-24M बॉम्बर को नष्ट कर दिया था, उसे तबाह कर दिया, इससे पहले कि वो स्ट्राइक मिशन पर उड़ान भर पाता। जिन लोगों ने आसमान से बरसते हथियारों से उस रूसी बॉम्बर को उड़ाया था, वही लोग अगली पीढ़ी के यूक्रेनी ड्रोन को समुद्र में ले जाने वाली नावों को डिजाइन कर रहे हैं। हम इस वीडियो में उसी नाव पर ध्यान देना चाहते हैं, साथ ही ये भी दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन इतनी सीमित नौसेना के साथ समुद्री युद्ध कैसे लड़ता है और उन कई वर्षों की नौसैनिक ड्रोन नवाचार यात्रा पर भी जिसने ये सब संभव बनाया। ये बॉम्बर ऑपरेशन यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वजह है कि इस खास नाव की कहानी आमतौर पर हर हफ्ते आने वाली ड्रोन खबरों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। Su-24M उन कई प्रकार के विमानों में से एक है जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों और अग्रिम मोर्चे की पोजीशनों पर ग्लाइड बम गिराने के लिए किया गया है। तो किसी एक को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर देना रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय किसी ड्रोन को मार गिराने या समुद्र में किसी जहाज को नुकसान पहुंचाने के। हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल भी है। इसके लिए लोगों को एक भारी सुरक्षा वाले रूसी एयरबेस के काफी करीब तक शारीरिक रूप से जाना पड़ता है ताकि वे ये काम लगभग अपने हाथों से कर सकें। यही उस यूनिट का अनुभव है जिसने बाद में अपना खुद का नौसैनिक ड्रोन भी बनाया। ये कोई अनुसंधान और विकास टीम नहीं है जो युद्ध के बारे में किसी और की कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट से परोक्ष रूप से सीख रही हो। ये एक विशेष ऑपरेशंस यूनिट है जो अपने ही लोगों द्वारा हाल ही में किए गए मिशनों के आधार पर हार्डवेयर डिजाइन कर रही है। आइए शुरुआत इस बात से करते हैं कि ओमेगा टीम ने वास्तव में क्या बनाया, क्योंकि विवरण मायने रखते हैं। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार इस पोत को डाइविंग डिटैचमेंट के अपने इंजीनियरों ने एक यूक्रेनी नागरिक IT कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किया था, न कि देश की केंद्रीकृत रक्षा खरीद प्रणाली के माध्यम से। मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि नाव को जापानी निर्मित सुजुकी आउटबोर्ड इंजन से चलाया जाता है और इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल लगा हुआ है जो ये संकेत देता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने नियंत्रकों के साथ दृश्य सीमा से कहीं आगे तक संचालित होने और संपर्क में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नाव को सीधे तौर पर एक मदरशिप के रूप में वर्णित किया गया है जो FPV ड्रोन ले जाती है जो आगे जाकर दुश्मन को नष्ट कर देते हैं। यही पूरा विचार एक वाक्य में है। तो नाव खुद कोई हथियार नहीं है बल्कि सिर्फ एक शानदार डिलीवरी ट्रक है जो लक्ष्य क्षेत्र तक दूरी कम करता है। फिर आते हैं असली मारक मशीनें जो कि आजमाए हुए और भरोसेमंद FPV ड्रोन हैं। इन्हें दुश्मन के जितना करीब हो सके वहां से लॉन्च करना होता है और उनमें इतनी बैटरी बची होनी चाहिए कि वे पहुंचकर पैंतरेबाजी कर सके और हमला कर सकें। ये विचार जाहिर तौर पर जापोरिजिया सेक्टर से आया, जहां ओमेगा की टीमें पहले से ही फ्रंट लाइन के पीछे रूसी लॉजिस्टिक्स और उपकरणों के खिलाफ FPV ड्रोन उड़ा रही थीं। वहां वे उसी दीवार से टकरा रहे थे जिससे इस युद्ध में हर ऑपरेटर आखिरकार टकराता है। बैटरियां ड्रोन को एक निश्चित दूरी तक ही ले जा सकती हैं। उसके बाद हमले के लिए खुद ड्रोन में कोई पावर नहीं बचती, लेकिन एक डिलीवरी सिस्टम के साथ आप सैद्धांतिक रूप से उस रेंज को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक नौसैनिक प्लेटफॉर्म रेंज की समस्या को उसी तरह हल करता है जैसे एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इन्फेंट्री के लिए करता है। महंगे और नाजुक हिस्से को भेजने से पहले जितना हो सके करीब पहुंचे। नेशनल गार्ड ने संकेत दिया था कि वह पहले से ही इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ दक्षिणी यूक्रेन में बिना चालक दल वाली टीमें चला रहा है। छोटी नावें, FPV ड्रोन और डाइविंग डिटैचमेंट का अपना सामरिक अनुभव, इन सब का इस्तेमाल रूसी वाहनों, बख्तरबंद उपकरणों, ईंधन टैंकरों और विद्युत ढांचे को नष्ट करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य ये है कि तथाकथित तकनीक, जिसका मतलब ड्रोन और दूर से संचालित प्रणालियां हैं, यूक्रेनी लड़ाकों की जान बचाए और साथ ही रूसी बलों को खत्म करने की दर को बढ़ाए। और ये यूनिट सिर्फ स्ट्राइक मिशनों तक ही सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि नाव के संभावित वर्जन FPV इंटरसेप्टर ड्रोन ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे वही नाव मोबाइल तटीय वायु रक्षा प्रणाली में बदल जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस जहाज का आधिकारिक नाम या इसकी तकनीकी विशेषताएं जारी नहीं की हैं, इसलिए इंजन और संचार से जुड़ी जानकारी को सिर्फ तस्वीरों के आधार पर समझा जाए, न कि पूरी स्पेसिफिकेशन शीट के आधार पर। लेकिन इस नाव के पीछे की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि नौसैनिक मदरशिप की अवधारणा वास्तव में नया नहीं है। यूक्रेन पिछले कुछ सालों से FPV ले जाने वाले समुद्री ड्रोन तैनात कर रहा है।
नेवी के बैराकूडा सिस्टम से लेकर डिफेंस इंटेलिजेंस के गैट्रान तक। जो नया है वो ये है कि अब इन्हें बना कौन रहा है। एक फ्रंट लाइन स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट, वही गोताखोर जो रूसी विमानों के खिलाफ पानी के नीचे तोड़फोड़ मिशन की योजना बनाते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं। उन्होंने एक निजी टेक पार्टनर के साथ मिलकर एक नौसैनिक ड्रोन डिजाइन और तैयार किया, बजाय इसके कि सामान्य रक्षा उद्योग की प्रक्रिया का इंतजार करें। यही एक पैटर्न है जो अब यूक्रेन के युद्ध लड़ने के तरीके को और ज्यादा परिभाषित कर रहा है। जो ऑपरेटर इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वही अब इन्हें बना भी रहे हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया की कई परतें हट गई हैं और अब मंत्रालय की रफ्तार के बजाय फ्रंट लाइन की रफ्तार से बदलाव किए जा रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये पैटर्न खास तौर पर नौसैनिक युद्ध के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें वहां लौटना होगा जहां यूक्रेन का सी ड्रोन प्रोग्राम शुरू हुआ था, क्योंकि ये उस देश की कहानी है जिसके पास पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के समय लगभग कोई नौसेना नहीं थी और 4 साल बाद दुनिया में कहीं भी बिना चालक दल के नौसैनिक युद्ध के सबसे करीब से देखे जाने वाले प्रयोगों में से एक चला रहा है। जब रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण किया, यूक्रेन की पारंपरिक नौसेना काला सागर में कोई खास सैन्य शक्ति नहीं थी। उसके सबसे सक्षम सतही युद्धपोत युद्ध के शुरुआती दिनों में ही या तो खो दिए गए थे या डुबो दिए गए थे ताकि वे रूसी हाथों में न जाएं। और रूस का काला सागर बेड़ा, जो कब्जे वाले क्रीमिया के सेवस्तोपोल में तैनात है, पानी पर प्रभावी नियंत्रण रखता था। उस बेड़े ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नाकाबंदी की, ओडेसा के पास उभयचर लैंडिंग की धमकी दी और पूरे देश में लक्ष्यों पर मिसाइलें दागने के लिए एक तैरता हुआ मिसाइल प्लेटफॉर्म बनकर काम किया। यूक्रेन का पहला असली जवाब अप्रैल 2022 में बेड़े के प्रमुख जहाज क्रूजर मॉस्कवा को नेपच्यून जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल करके डुबोना था। ये रूसी नौसैनिक योजना के लिए एक झटका था और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस जापान युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन के प्रमुख जहाज को डुबोया गया था। लेकिन ये एक बार की मिसाइल हमला था, कोई दोहराया जा सकने वाला सिस्टम नहीं था। यूक्रेन को ऐसी चीज चाहिए थी जिसे वो बड़े पैमाने पर सस्ते में और बिना शिपयार्ड के बना सके। वो चीज निकली एक छोटी कम प्रोफाइल वाली विस्फोटकों से भरी नाव, जो पानी की सतह से मुश्किल से ऊपर उठती है। रडार पर देखना मुश्किल है और निशाना लगाना उससे भी ज्यादा कठिन है। यूक्रेनी डेवलपर्स ने 2022 की वसंत ऋतु में उस श्रृंखला को डिजाइन करना शुरू किया, जो आगे चलकर मगुरा सीरीज बनी और अक्टूबर तक ऑपरेशनल मगुरा VV5 से पहले के शुरुआती प्रोटोटाइप नावों ने खुद सेवास्तोपोल बंदरगाह पर एक छापेमारी में हिस्सा लिया, जो रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य अड्डा है। प्रारंभिक छापेमारी में उस समय के बेड़े के सबसे नए प्रमुख जहाज फ्रिगेट एडमिरल मकारोव के साथ साथ एक माइन स्वीपर को भी नुकसान पहुंचा। उस रात ड्रोन ने कुछ भी नहीं डुबोया, लेकिन छापेमारी ने यह साबित कर दिया कि ये विचार काम करता है। कुछ सस्ती बिना चालक वाली नावें रूस के सबसे कड़े सुरक्षा वाले नौसैनिक अड्डे ब्लैक सी में गहराई तक पहुंच गई थीं। वहां से ये कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। यूक्रेन की सैन्य खुफिया निदेशालय या GUR मगुरा परिवार की प्रमुख संचालक बन गई और 2023 तक ये नावें यूक्रेनी तटों से काफी दूर तक जाने लगी थीं। मई 2023 में 3 मगुरा ड्रोन ने इवान कूर्स नामक एक बड़े रूसी खुफिया संग्रहण जहाज पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने एक समानांतर नौसैनिक ड्रोन परिवार तैनात किया, जिसे सी बेबी कहा जाता है, और जुलाई 2023 में सी बेबी लगभग 1 टन विस्फोटकों से लदे ड्रोन ने कर्च जलडमरू मध्य पुल पर हमला किया, जो कब्जे वाले क्रीमिया और मुख्य भूमि रूस के बीच भौतिक और प्रतीकात्मक कड़ी है। सी बेबी ड्रोन को बाद में नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछाने, रॉकेट लॉन्चर ले जाने और नोवोरोसियस के पास अतिरिक्त रूसी जहाजों पर हमला करने के लिए अनुकूलित किया गया, जब बेरा वहां स्थानांतरित हो गया। वह मोड़ जिसने नौसैनिक ड्रोन को एक परेशानी के बजाय एक रणनीतिक हथियार के रूप में वास्तव में स्थापित कर दिया, 2024 की शुरुआत में आया। जनवरी के अंत में मागुरा VV5 ड्रोन ने टारंटल क्लास मिसाइल कार्वेट इवान नोवेट्स को डुबो दिया और फरवरी के मध्य में उन्होंने रापुचा क्लास लैंडिंग शिप सेजार कुनिकोव को डुबो दिया। ये नौसैनिक युद्ध के इतिहास में नौसैनिक ड्रोन द्वारा दुश्मन के युद्धपोतों की पहली पुष्टि की गई डूबने की घटनाएं थीं। सिर्फ इस युद्ध में नहीं, बल्कि पूरे इतिहास में। उस पहले सेवास्तोपोल हमले के लगभग 1 साल के भीतर उन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिन्होंने इस अभियान पर करीब से नजर रखी है, यूक्रेनी समुद्री ड्रोन और मिसाइल हमलों ने मिलकर लगभग 2 दर्जन रूसी जहाजों को डुबो दिया या नुकसान पहुंचाया था। और 2023 तक और 2024 में भी काला सागर बेड़े का अधिकांश हिस्सा सेवास्तोपोल से सैकड़ों किलोमीटर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था, एक अधिक दूर और शुरू में सुरक्षित माने जाने वाले नोवोरोसियस्क ठिकाने पर। हालांकि वो सुरक्षा अस्थायी साबित हुई। ये स्थानांतरण पूरे युद्ध के सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक है। एक ऐसा देश जिसके पास कोई महत्वपूर्ण नौसेना नहीं है, उसने परमाणु शक्ति के काला सागर बेड़े के बड़े हिस्से को अपनी पारंपरिक सेवास्तोपोल बेस से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी ऐसी नामों का इस्तेमाल करके जो व्यक्तिगत रूप से जिनकी कीमत प्रत्येक कुछ लाख डॉलर थी। यहाँ तक कि नोवोरोसियस्क तक पीछे हटना भी रूस की समस्या का
पूरी तरह समाधान नहीं कर सका। यूक्रेनी समुद्री ड्रोन लगातार अपनी सीमा बढ़ाते रहे। आखिरकार यूक्रेनी नियंत्रण वाले समुद्र तट से लगभग 500 मील दूर के लक्ष्यों पर भी हमला करने लगे और मगुरा परिवार लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ाता रहा। 2025 की शुरुआत तक मगुरा VV5 ड्रोन, जिन्हें यूक्रेन ने सी ड्रैगन कहा है, से लैस थे। ये एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है जिसे पुराने सोवियत R-73 एयर टू एयर मिसाइल से अनुकूलित किया गया है और इसने क्रीमिया के पास काम कर रहे रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। ये पहला पुष्ट मामला था जब किसी नौसैनिक सतह ड्रोन ने किसी विमान को मार गिराया। इसके बाद एक बड़े संस्करण मगुरा V7 को अपनी खुद की वायु रक्षा मिसाइलों से लैस किया गया है, जो एक विस्फोटक चार्ज के साथ एक तदर्थ स्पीड बोट के रूप में शुरू हुआ था। वो लगभग 3 वर्षों के भीतर एक बहुभूमिका वाली नौसैनिक प्लेटफॉर्म बन गया, जो जहाजों पर हमला करने, जमीनी लक्ष्यों को मारने और विमानों को गिराने में सक्षम है। ये क्षमता वक्र ओमेगा नाव के पीछे के मदरशिप कॉन्सेप्ट का सीधा पूर्वज है। एक बार जब यूक्रेन के पास ऐसे सतही ड्रोन आ गए जो रडार से बच सकते थे और खुले पानी को पार करते हुए भी टिके रह सकते थे, तो अगला तार्किक कदम ये था कि उन्हें केवल एक तरफा विस्फोटक उपकरण के रूप में न देखा जाए, बल्कि अन्य प्रणालियों के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नेवी ने जुलाई 2026 के मध्य में इसे सार्वजनिक रूप से अपनाया, जब उसने एक बहुस्तरीय नौसैनिक ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें उसके बैराकुडा ड्रोन बोट सिस्टम ने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हमला किया, जबकि एक अलग ड्रोन ले जाने वाला सतही पोत में टोही और FPV स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च किए। नाव पर लगे ड्रोन मंडरा सकते हैं, लक्ष्य की पुष्टि कर सकते हैं और हमले को इतनी तेजी से आगे सौंप सकते हैं जितना कि एक एकल उद्देश्य वाले कामिकाज़े वाहन कभी नहीं कर सकते, जिससे सटीकता और प्रभावशीलता सीधे बढ़ जाती है। इस मदरशिप प्रवृत्ति की दूसरी शाखा वायु रक्षा रही है और ये युद्ध के अगले चरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को डेली न्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लें। अप्रैल 2026 में एक बिना चालक दल वाला यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने अपने ही डेक से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके एक रूसी शाहिद ड्रोन को मार गिराया, जिसे यूक्रेन ने नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए दुनिया में पहली बार बात बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्री ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम जैसे स्टिंग के लिए एक व्यवहारिक लॉन्च प्लेटफॉर्म है। ठीक इसलिए क्योंकि वे काला सागर के तट के पास समुद्र में तैनात रह सकते हैं और उन दिशाओं और दूरियों से शहरों की रक्षा कर सकते हैं जिन्हें जमीनी वायु रक्षा आसानी से कवर नहीं कर सकती। यूक्रेन की सैन्य खुफिया निदेशालय ने एक घटना का भी वर्णन किया है, जिसमें रूसी कोस्ट गार्ड के कर्मियों ने छोटे हथियारों की गोलीबारी से यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन के एक समूह को रोकने की कोशिश की। केवल इस प्लेटफॉर्म ने FPV ड्रोन्स लॉन्च किए, जिन्होंने रूसी कर्मियों में से कई को घेर लिया और मार डाला। लेकिन इसका असर सिर्फ समुद्री युद्ध पर ही नहीं पड़ता। यूक्रेन की मदरशिप की अवधारणा हर उस क्षेत्र में दिखाई दे रही है जहां वो बिना चालक दल वाले सिस्टम का संचालन करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव की सिर्फ एक शाखा है। जमीन पर जुलाई 2026 के मध्य यूक्रेन की 123वीं अलग टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड ने एक तदर्थ लैंडिंग क्राफ्ट का इस्तेमाल किया, जिससे एक मशीन गन से लैस ग्राउंड रोबोट को माइकोलाइव ओब्लास्ट के किमबर्न स्पिट में रूसी कब्जे वाले तट पर पहुंचाया गया और उसे सीधे युद्ध भूमिका में तैनात किया गया। बताया गया कि यह पहली बार था जब एक समुद्री प्लेटफॉर्म ने एक ग्राउंड रोबोट को कब्जे वाले तट पर पहुंचाया, उतारा और उसे मिशन अंजाम देने में सक्षम बनाया। हवा में यूक्रेनी बल भारी बॉम्बर प्रकार के UAV का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे एक तरफा हमले वाले ग्राउंड रोबोट्स को रूसी ठिकानों पर आगे के हमलों के लिए पहुंचा सकें। ये उन ग्राउंड रोबोट्स की ऑपरेशनल रेंज को बढ़ा देता है, साथ ही बड़े और महंगे बॉम्बर ड्रोन को असली हमले के दौरान रूसी एयर डिफेंस से दूर रखता है। इन सबको एक साथ जोड़ें, नौकाएं FPV ड्रोन और इंटरसेप्टर लॉन्च कर रही हैं। नौकाएं ग्राउंड रोबोट्स को किनारे पर पहुंचा रही हैं, बॉम्बर ग्राउंड रोबोट्स को अंदरूनी इलाकों में पहुंचा रहे हैं और एक स्पष्ट सिद्धांत उभर कर आता है। यूक्रेन ने पूरी लॉजिस्टिक्स लेयर बिना क्रू वाले प्लेटफॉर्म से बना ली है, जिनका एकमात्र काम एक छोटे, सस्ते और आसानी से गंवाए जा सकने वाले हथियार को इतना पास ले जाना है कि वो असरदार हो सके बिना किसी इंसान या महंगे संसाधन को जोखिम में डाले। यहीं पर यह भी मायने रखता है कि इसे किसने बनाया। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कभी भी पारंपरिक रक्षा खरीद प्रणाली की तरह ऊपर से नियंत्रित एकल कार्यक्रम नहीं रही है। ये निजी निर्माताओं, स्वयं सेवकों द्वारा वित्त पोषित वर्कशॉप्स और अब तो तेजी से खुद अग्रिम मोर्चे की यूनिट्स का विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम है, जो महीनों की असली जंग के अनुभव से सीखी गई बातों के आधार पर हार्डवेयर डिजाइन कर रही हैं। उदाहरण के लिए फ्रंटलाइन रोबोटिक्स जैसे यूक्रेनी निर्माता रिपोर्ट करते हैं कि वे अपने ड्रोन में हर महीने लगभग 20 बार छोटे छोटे डिजाइन बदलाव करते हैं और हर 6 महीने में एक बार बड़े अपडेट लाते हैं। ये एक ऐसा बदलाव की गति है जिसकी कल्पना भी अधिकांश पश्चिमी सेनाओं की पारंपरिक रक्षा खरीद प्रक्रिया में करना लगभग असंभव है। ओमेगा की गोताखोर टुकड़ी, जो एक निजी IT पार्टनर के साथ अपनी खुद की नाव बना रही है, उसी संस्कृति के भीतर पूरी तरह फिट बैठती है। ये वे ऑपरेटर है जिन्हें ठीक ठीक पता है कि उनके FPV ड्रोन की बैटरी कहाँ खत्म होगी।
रूसी तटीय रक्षा नीची प्रोफाइल वाले तेज चलने वाले पोत पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और एक विशेष ऑपरेशन मिशन के दौरान डाइविंग टीम को सपोर्ट प्लेटफॉर्म से क्या चाहिए और आवश्यकताएं लिखने और किसी और के बनाने का इंतजार करने के बजाय उन्होंने इसे खुद ही बना लिया। यूक्रेन का नौसैनिक ड्रोन कार्यक्रम अब ये भी प्रभावित करने लगा है कि अन्य सेनाएं इस तरह के युद्ध के बारे में कैसे सोचती हैं, जो अपने आप में इस बात का संकेत है कि ये तकनीक उन शुरुआती अस्थिर प्रोटोटाइप परीक्षणों से सेवास्तोपोल बंदरगाह तक कितनी आगे बढ़ चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने पहली बार ईरान में अभियानों के दौरान सशस्त्र मानव रहित सतही जहाजों का युद्ध में इस्तेमाल किया और उससे पहले अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने फिलीपींस में अभ्यास के दौरान यूक्रेनी मगुरा समुद्री ड्रोन का परीक्षण किया था। दक्षिण चीन सागर में तनाव को देखते हुए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सस्ती, तेज और पहचान में मुश्किल नौसैनिक हमले वाले जहाजों में अपनी स्पष्ट रुचि है। इसका मतलब ये नहीं है कि मगुरा परिवार या इसके अन्य रूप अमेरिकी नौसेना के लिए मानक उपकरण बनने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूक्रेन ने जो संचालन संबंधी सबक सीखे हैं, जो अपनी लगभग न के बराबर नौसेना के साथ कहीं बड़ी नौसेना से लड़ रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है और कम से कम एक मामले में देश के सबसे बड़े सैन्य समर्थक द्वारा उन्हें सीधे अपनाया भी गया है। ये यूक्रेन के लिए एक काफी असामान्य स्थिति है। इस युद्ध के अधिकांश क्षेत्रों में यूक्रेन पश्चिमी तकनीक और सिद्धांतों का प्राप्त करता रहा है। नौसैनिक ड्रोन के मामले में ये प्रवाह कुछ हद तक उल्टा है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम स्पष्ट रूप से समझें कि कतरान और बैराकुडा वास्तव में क्या है, क्योंकि इस कहानी की कवरेज में दोनों नामों का इस्तेमाल ढीले ढाले तरीके से किया जाता है और ये एक ही चीज नहीं है। कतरान को यूक्रेन की रक्षा खुफिया निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है और मैगुरा परिवार की तरह ये मुख्य रूप से एक स्ट्राइक और टोही प्लेटफॉर्म के रूप में खुद ही काम करता रहा है। बैराकुडा नौसेना का है और नौसेना के अपने 14 जुलाई के डेमो के अनुसार इसे खास तौर पर मदरशिप की भूमिका के लिए बनाया गया है, जो अपने ऑनबोर्ड सिस्टम से सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और फिर अपने साथ ले जाए गए FPV ड्रोन लॉन्च करता है ताकि मुठभेड़ को आगे बढ़ाया जा सके। ओमेगा बोट बैराकुडा की अवधारणा के ज्यादा करीब है, बजाय शुरुआती मैगुरा वेरिएंट्स जैसे एकल उद्देश्य वाले स्ट्राइक ड्रोन के। ये पहले एक कैरियर है, हथियार बाद में। इसे किसी भी सरकारी कार्यक्रम से जो चीज अलग बनाती है वो बस इसकी उत्पत्ति है। एक लड़ाकू यूनिट के अपने इंजीनियर जो औपचारिक खरीद चैनल के बाहर एक निजी साझेदार के साथ काम कर रहे हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि ये इकोसिस्टम कितनी तेजी से और व्यापक रूप से बढ़ रहा है, इसका एक आंकड़ा लगाना भी जरूरी है। यूक्रेन ने 2025 में लगभग 10,000 ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम बनाए थे और 2026 में लगभग 50,000 का लक्ष्य रखा है, जो एक ही साल में 5 गुना बढ़ोतरी है। यूरोपीय संघ ने भी अपनी ओर से ठीक इसी तरह के उत्पादन आधार के लिए अपने समर्थन को औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जुलाई 2026 के मध्य यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने एक ड्रोन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को दूर करना है ताकि यूक्रेनी और यूरोपीय कंपनियां आसानी से संयुक्त उद्यम बना सकें। और यूरोपीय आयोग ने एक समानांतर EU यूक्रेन ड्रोन गठबंधन शुरू किया। इसमें दोनों पक्षों की कंपनियों, शोधकर्ताओं और सशस्त्र बलों को एक साथ लाया जाएगा, जिसकी 18 संस्थापक सदस्यों की पहली बैठक सितंबर में ब्रुसेल्स में होने की उम्मीद है। उस पैसे या नीति ढांचे में से कोई भी सीधे तौर पर ओमेगा नाव के निर्माण में नहीं लगा। वो पोत एक डाइविंग यूनिट और एक निजी यूक्रेनी IT कंपनी की अपनी पहल का नतीजा था। लेकिन ये उस व्यापक प्रवाह का हिस्सा है जिसमें ये कहानी तैर रही है। एक युद्धकालीन अर्थव्यवस्था जिसने अग्रिम मोर्चे के तदर्थ नवाचार को नए हथियारों के वैध स्रोत के रूप में मानना सीख लिया है, न कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिसे केंद्रीकृत और धीमा किया जाए। तो 2026 की गर्मियों तक काला सागर में रूस की स्थिति वास्तव में कहाँ खड़ी होती है? जब से बेड़ा नोवरोसिस्क पीछे हटा है तब से मुख्य तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस के काला सागर बेड़े को अपनी गतिविधियों को लगातार अनुकूलित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और युद्ध की शुरुआत की तुलना में काला सागर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के उसके अवसरों में भारी कटौती हुई है। जो चीज भी बदली है वो है उस तटरेखा पर रूसी बलों के सामने खड़े खतरे का स्वरूप। पहले सिर्फ कुछ गिने चुने ड्रोन लॉन्च पॉइंट से बड़े युद्धपोतों को दूर रखना ही काफी था। अब रूसी योजनाकारों को उन छोटी नावों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो विस्फोटक सामग्री, एक FPV झुंड, एक इंटरसेप्टर ड्रोन, एक ग्राउंड रोबोट या ऊपर बताए गए सभी का कोई मिश्रण ले जा सकती हैं। इन्हें कोई भी लॉन्च कर सकता है, चाहे वो नौसेना के क्रू हो, खुफिया ऑपरेटर्स हो या कोई स्वतंत्र रूप से काम करने वाली स्पेशल ऑपरेशंस डाइविंग यूनिट। यही अनिश्चितता असली रणनीतिक संपत्ति है जो यूक्रेन ने यहाँ बनाई है। पुतिन को लगा था कि उन तक कोई पहुंच नहीं सकता। जब उन्होंने अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की तो उन्हें पूरी तरह यकीन था कि यूक्रेन पलटवार नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जब शुरुआती आक्रमण असफल हो गया तब भी पुतिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन के पास लंबी दूरी के हथियार नहीं थे। संघर्ष उसी देश की सीमा में सिमटा रहता जिस पर रूस ने हमला किया था और बस वही होता। समय कितना बदल गया है। जो नेता कभी पहुंच से बाहर था अब पूरी तरह से निशाने पर है और सिर्फ एक ड्रोन से यूक्रेन ने पुतिन को दिखा दिया है कि उन पर कभी भी हमला किया जा सकता है। हम आपको क्रास्नोदार क्षेत्र के गेलेंजिक ले चलते हैं। ये शानदार संपत्ति जो काला सागर के किनारे स्थित है और जिसे पुतिन ने $1 अरब से भी ज्यादा खर्च करके एक आलीशान महल में बदल दिया है
ताकि जब भी वे आराम करना चाहे इसका इस्तेमाल कर सके। इसे अभेद्य माना जाता है। दुनिया भर में पुतिन के महल के नाम से मशहूर ये विशाल संपत्ति वो सब कुछ रखती है जिसकी एक सन की तानाशाह को कभी भी जरूरत हो सकती है। अतीत में इस महल को सबसे भव्य फर्नीचर से सजाया गया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें से अधिकांश फर्नीचर पुतिन को उन धन कुबेरों द्वारा उपहार में दिया गया है जिन्हें उसने सत्ता में आने के बाद अमीर बनाया है। एक समय पर लगभग 1500 लोग इस भव्य इमारत के निर्माण और नवीनीकरण पर काम कर रहे थे। इसमें एक जापानी बगीचा था, जमीन के बराबर बना स्विमिंग पूल था और एक विशाल जिम था जो लगभग पूरी तरह से संगमरमर से बना था। हाँ, यह मूल रूप से प्लास्टर बोर्ड से बना था और बाद के वर्षों में इसका कुछ हिस्सा गंदी हरी फफूंदी से ढक गया। लेकिन अगर कुछ साबित होता है तो वो ये कि गेलेंजिक सच में पुतिन का महल था, बाहर से शानदार लेकिन अंदर से सड़ता हुआ। यह महल उस दिन ब दिन अलग थलग होती दुनिया का प्रतीक था जिसे पुतिन ने अपने लिए बनाया है। घर से दूर एक हवेली जो कड़ी सुरक्षा में थी और आम रूसी से बहुत दूर थी। यही पुतिन आराम करने आते थे, पूरी तरह से इस विश्वास में कि जब वो महल की दीवारों के भीतर है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सब कुछ बदल गया। 3 अगस्त को खबर आई कि एक यूक्रेनी ड्रोन पुतिन के महल से कुछ ही किलोमीटर दूर गिर गया था। यूक्रेन का सीधा निशाना नहीं लगा था, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि महल ही निशाना था या नहीं। संभावना कम है कि महल ही निशाना था क्योंकि जो ड्रोन क्रैश हुआ उसे कथित तौर पर उस जगह से सिर्फ 300 मीटर पहले ही मार गिराया गया था जिसे रूसी मिसाइल निर्माण से जोड़ा गया है। वही जगह ज्यादा संभावित निशाना लगती है। लेकिन पुतिन के लिए वह सुविधा और वे 6 लोग जो मारे गए और 40 लोग जो घायल हुए जब रूस ने आबादी वाले बीच पर यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का पागलपन भरा फैसला लिया, कोई मायने नहीं रखते। पुतिन के लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि यह एक ड्रोन उसे मार सकता था। इसे गेलेंजिक से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर गिराया गया था। ये पुतिन को एक बार और हमेशा के लिए दिखा देता है कि रूस के वे सबसे सुरक्षित कोने जो उसने अपने लिए बनाए हैं अब यूक्रेन की पहुंच में है। यूक्रेन शायद महल को निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन वो ऐसा कर सकता था और कभी भी कर सकता है। वो युद्ध जिसे पुतिन ने शुरू किया था अब उससे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया है। पुतिन ने सोचा था कि ये एक ऐसा आक्रमण होगा जिससे रूसी जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो अब एक पूरी तरह से युद्ध में बदल गया है जो रूस में हर किसी के लिए खतरा बन गया है। राजनीतिक अभिजात वर्ग जिसके शीर्ष पर पुतिन है सोचा था कि वे एक अदृश्य दीवार के पीछे सुरक्षित है जो यूक्रेन की उनकी घरों पर हमला करने में असमर्थता के कारण बनी थी। वह दीवार अब गिर चुकी है और पुतिन ने यह संदेश साफ साफ सुन लिया है। अब रूस में उसके लिए कहीं भी छुपने की जगह नहीं बची है जहां यूक्रेन उस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि कीव पोस्ट रिपोर्ट करता है, एक रूसी टिप्पणीकार का कहना है कि अब कोई एकल युद्ध क्षेत्र नहीं है और अब कोई पिछला इलाका नहीं बचा है जहां कोई बस छुप सके। रूस में अब छुपने की कोई जगह नहीं है। वह टिप्पणीकार सही है। हालांकि गेलेंजिक में दहशत फैलाने वाला सिर्फ एक ड्रोन ही था और आप जल्दी ही जानेंगे कि रूस ने कैसे प्रतिक्रिया दी। हकीकत यह है कि यूक्रेन ने ऐसे हथियारों का भंडार जमा कर लिया है जिन्हें वो अक्सर लंबी दूरी की पाबंदियां कहता है, जो पुतिन को कहीं भी निशाना बना सकते हैं। रूस के बर्फीले और अलग थलग सुदूर पूर्व को छोड़कर लगभग कहीं भी। और अब वह इलाका भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। 21 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन के पास अब ऐसे ड्रोन हैं जो 3000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने वादा किया कि अब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों में रोजाना हमले करेगा। यूक्रेन को अपनी इन दावों की सच्चाई साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 7 जुलाई को खबर आई कि यूक्रेन ने साइबेरिया में ओम्स्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यूक्रेन के दावों को लेकर पुतिन के मन में जो भी शक था वह एक झटके में दूर हो गया। यह दूरी के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ हमला था क्योंकि ओम्स्क यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके से करीब 2500 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की ने वादा किया था, यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने उसे पूरा कर दिखाया। इससे पुतिन को वाकई चिंता होनी चाहिए क्योंकि जेलेंस्की ने एक और वादा किया है। 24 जुलाई को ओम्स्क हमले के बाद और गेलेंजिक में रूस को घबराने पर मजबूर करने वाले एकमात्र ड्रोन से ठीक पहले जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इस समय नई ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा है। वह तकनीक जल्द ही यूक्रेन के ड्रोन को 5000 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता देगी और ये लंबी दूरी की ड्रोन तकनीक की ये नई पीढ़ी कोई दूर की बात नहीं है। 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन 2026 के अंत तक यूक्रेनी ऑपरेटरों के पास होने की उम्मीद है और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ड्रोन 2027 के अंत तक। यूक्रेन भी इन उपलब्धियों पर रुकने वाला नहीं है। वह ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जो 10,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जिससे रूस का लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पहुंच में आ जाएगा। वे ड्रोन 2026 में नहीं आएंगे। रूस को 2027 तक इंतजार करना होगा जब उसे यूक्रेनी हथियारों का सामना करना पड़ेगा जो उसकी सीमा के अंदर इतनी गहराई तक जाएंगे जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और यही असली बात है ओम्स, गेलेंजिक और हर उस ड्रोन की जिसे यूक्रेन रूस में भेजता है। इनमें से हर एक उस समझौते को तोड़ता है जिसे पुतिन ने अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करते समय लागू किया था। पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करते समय अपने लोगों को बहुत खास वादे किए थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, रूस के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं होगा।
समझौता सीधा था, पुतिन का विशेष सैन्य अभियान समर्थन करो और उन रूसियों को रूस और यूक्रेन के पुनर्मिलन के रूप में इनाम मिलेगा, साथ ही उस समृद्धि के साथ जो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के खनिज संपदा वाले देश से मिलने का वादा था। वह वादा बेचने के 4.5 साल बाद रूस को अब अपना पैसा वापस मांगना चाहिए। हर दिन रूसी क्षेत्र में मिसाइलें और ड्रोन आ रहे हैं, बिजली कटौती है, पानी की कमी है, हवा में जलते तेल की गंध है और भी बहुत कुछ है, जिन सब के बारे में पुतिन ने वादा किया था कि ये कभी समस्या नहीं बनेंगे। गेलेंजिक में ड्रोन का गिरना सिर्फ एक और उदाहरण है कि समझौता टूट चुका है, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे पुतिन पहले से भी ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। सिर्फ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रूसी जिनकी सुरक्षा कम है, उन्हें ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर रूसी को डरना चाहिए, क्योंकि अब देश में कहीं भी सुरक्षित इलाका नहीं बचा है। सुरक्षित मॉस्को अब नहीं रहा। 18 जून की यूरो मैदान प्रेस रिपोर्ट की हेडलाइन में जोर से लिखा गया था, जो यूक्रेन द्वारा 3 दिनों में दूसरी बार मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद आई थी, जो क्रेमलिन से बस कुछ ही दूरी पर है। 15 जुलाई को सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने तर्क दिया कि यूक्रेन 2026 भर रूस की केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली पर हमले करता रहा है। बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, बुनियादी ढांचा, सैन्य ठिकाने और हीटिंग सिस्टम सभी लंबी दूरी के हथियारों के निशाने पर हैं, जिन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी है और रूस को अपनी सैन्य रणनीति लगातार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस की 2026 की हकीकत पुतिन के 2022 के वादों से इतनी अलग है कि मानो वह किसी और ही दुनिया में हो। और जहां तक गेलेंजिक का सवाल है, पुतिन के जर्जर होते महल के चारों ओर जो भी आभा कभी थी, वो अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है। 3 अगस्त को रूस के काला सागर गलियारे तक पहुंचा एकमात्र ड्रोन पहला नहीं है जिसने पुतिन के महल को खतरे में डाला हो। अगस्त 2025 में एक गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन के मलबे से महल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जंगल में आग लग गई थी। इससे एक बार फिर यह दिखाया गया कि अगर यूक्रेन सच में चाहता तो उसके ड्रोन उस विशाल इमारत को निशाना बना सकते थे। 2026 की शुरुआत में गेलेंजिक के पास एक और आग की घटना सामने आई, जो फिर से एक ड्रोन गिराए जाने का नतीजा थी। अब तक पुतिन के महल के चारों ओर रूस की वायु रक्षा मजबूत रही है, लेकिन हमें इसकी उम्मीद भी थी। यूक्रेन ने महल के खिलाफ अभी तक ड्रोनों का पूरा झुंड नहीं छोड़ा है। रूस ने अब तक जितने भी ड्रोन गिराए हैं, वे सभी अलग अलग ड्रोन थे जो संभवतः किसी और लक्ष्य की ओर जा रहे थे, लेकिन गेलेंजिक आसानी से वह लक्ष्य हो सकता था। भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, और जब ये वाकई लक्ष्य बनता है तो देखना दिलचस्प होगा कि जब कभी कभार आने वाले एक ड्रोन की बजाय दर्जनों या शायद सैकड़ों ड्रोन का सामना करना पड़ेगा, तो महल की सुरक्षा कितनी टिकती है। हम एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पुतिन के महल के पास जो अभी अभी हुआ, उससे रूस घबरा गया है। हम ये उस हमले की प्रतिक्रिया से देख सकते हैं। वह घबराहट असली है और होनी भी चाहिए। इसमें पाखंड भी झलकता है, और ये हमें पुतिन की मीडिया में हेरफेर की रणनीति की कुछ झलक भी देता है, साथ ही वो डर भी जिसमें वो अब हर दिन जी रहे हैं। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। गेलेंजिक में जो हुआ उसके बाद रूस की प्रतिक्रिया वही थी जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। जब आपने सुना कि यूक्रेन के ड्रोन से आम नागरिक हताहत हुए हैं, यूक्रेन को विलन के रूप में दिखाने का मौका मिल गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने उस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया है। एक आतंकवादी गिरोह ने यूक्रेनी राज्य पर नियंत्रण कर लिया था और पश्चिमी देश इस आतंकवाद का समर्थन करने में शामिल थे। इस बात का एक कारण है कि आतंकवादी शब्द को इतनी बार दोहराया जाता है। रूस चाहता है कि ये कहानी उसके लोगों के दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यूक्रेन को एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में दिखाना जो आम नागरिकों पर हमला करता है, पुतिन के अपने आक्रमण के औचित्य को मजबूत करता है। रूस को विशेष सैन्य अभियान शुरू करना पड़ा, उसे यूक्रेन में रहना पड़ा, भले ही यह स्पष्ट हो गया था कि शुरुआती आक्रमण असफल हो गया है। ये यूक्रेनियन सभी रूसियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और केवल बहादुर पुतिन और रूसी सेना ही आपको बचा सकते हैं। पाखंड तो एक अलग ही स्तर पर है, और गेलेंजिक में जो हुआ उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर आपको याद हो कि हमने पहले क्या बताया था, तो आप ये बात समझ चुके होंगे। यूक्रेन का निशाना साफ तौर पर एक सैन्य ठिकाना था, एक ऐसी सुविधा जो रूस की मिसाइल आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। वो जगह जहां यूक्रेन का ड्रोन गिरा, रूस की मिसाइल पाइपलाइन वाली सुविधा से बस कुछ मीटर की दूरी पर थी। जहां तक ड्रोन की बात है, उसे रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया, और उस फायरिंग के फैसले के बारे में एंड्री कोवालेंको, जो यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिस इन्फॉर्मेशन के प्रमुख हैं, उन्होंने रूस को खरी खरी सुनाई। यह रूसी वायु रक्षा बलों का काम था, जिन्होंने छुट्टियां मना रहे लोगों से भरे समुद्र तट के ऊपर ड्रोन को मार गिराया। और रूसी अधिकारियों की दयनीय कोशिशें, जो अक्सर हवाई हमले की चेतावनियों को छुपा लेते हैं,
या ऐसी चेतावनियों के दौरान रूसी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं, कोवालेंको ने कहा। यह बताते हुए कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के ड्रोन को एक भीड़-भाड़ वाले समुद्र तट के ऊपर मार गिराने का फैसला किया और यूक्रेन केवल उन्हीं लक्ष्यों पर हमला करता है जो रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर का हिस्सा है या जो पुतिन को उनके युद्ध के लिए फंड देने में मदद करते हैं। CNN के विश्लेषण में यूक्रेन के ड्रोन के गिरने के वीडियो में यह सामने आया है कि ड्रोन के गिरने से ठीक पहले कम से कम 3 हथियारों से ऑटोमेटिक गोलीबारी की आवाज सुनी जा सकती है। इसके बाद यूक्रेन का ड्रोन दिशा बदलता है और समुद्र तट पर गिर जाता है क्योंकि उस पर नियंत्रण खो जाता है। रूस ने ये खुद अपने साथ किया, लेकिन वो इसे आतंकवाद बता रहा है। चलिए एक पल के लिए इस पाखंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रूस कहता है कि यूक्रेन एक आतंकवादी देश है क्योंकि रूस ने एक आबादी वाले समुद्र तट के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। सबसे अच्छा माने तो यह एक रूसी दुर्घटना है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और सबसे बुरा यह है कि रूस ने जानबूझकर इस ड्रोन को मार गिराया बिना ये चेतावनी दिए कि क्या आने वाला है, ताकि इससे होने वाली हानि का दोष वह यूक्रेन पर डाल सके। किसी भी स्थिति में यूक्रेन ने उन हताहतों का इरादा नहीं किया था। यह बात हम रूस और उसके यूक्रेन पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के बारे में नहीं कह सकते। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार रूस ने 24 फरवरी 2022 से 30 जून 2026 के बीच 16,431 यूक्रेनी नागरिकों की हत्या की है। अन्य 48,613 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से कई रूस की मिसाइलों और ड्रोन के कारण हुए हैं। असल में गेलेंदजिक में जो हुआ उससे कुछ दिन पहले ही रूस ने कीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था जिसमें 9 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यही फर्क है यूक्रेन और रूस के बीच। यूक्रेन का निशाना सैन्य ठिकानों पर होता है, नागरिकों की मौतें दुर्घटनावश होती है। रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाता है। वह ऐसा आक्रमण की शुरुआत से ही कर रहा है और वह ऐसा करता रहेगा क्योंकि पुतिन का मानना है कि यूक्रेन के नागरिकों के दिलों में डर पैदा करके वे जेलेंस्की के खिलाफ हो सकते हैं और रूस को स्वीकार कर सकते हैं। जब जाखरोवा पुतिन के महल के पास हुई घटना को आतंकवाद बताती है तो उनके शब्द उतने ही खोखले लगते हैं जितना कि केविन बेकन किसी घटिया 2000 के दशक की साइंस फिक्शन फिल्म में। आप रूस को गंभीरता से नहीं ले सकते जब वह जानबूझकर ऐसे घिनौने काम कर रहा है जिन्हें वह सही ठहराने की कोशिश भी नहीं करता। पुतिन एक युद्ध अपराधी है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन गेलेंजिक में जो अभी हुआ वह यह भी दिखाता है कि एक आदमी जो खुद को कभी अजेय समझता था अब कभी भी निशाना बनाया जा सकता है और यही बात पुतिन को बहुत डरा देगी। एक अपराधी जो लगातार भाग रहा है अपनी ही जमीन पर आजादी से घूम नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि एक दिन यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर सच में उसे निशाना बना सकते हैं। एक और वजह है कि रूस ने इतनी जल्दी यूक्रेन की निंदा करने का नया दौर शुरू कर दिया, जबकि ये घटना यूक्रेन की गलती नहीं थी। ये सिर्फ यूक्रेन को एक आतंकवादी राष्ट्र बताने की बात नहीं है। पुतिन गेलेंजिक में जो हुआ उसे प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वह दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन सक्रिय रूप से उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। हम यह जानते हैं क्योंकि पुतिन का ऐसा करने का पुराना इतिहास रहा है। 2025 के अंत की ओर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उत्तरी नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के निवास पर ड्रोन हमला किया था। रूस ने इस दावे पर पूरी तरह जोर दिया। रूस ने यहाँ तक कि एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कथित तौर पर यूक्रेनी ड्रोन दिखाए गए हैं जिन्हें निवास के बाहर कहीं जमीन पर मार गिराया गया था। कुल मिलाकर रूस ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन छोड़े थे। वीडियो में केवल 1 या 2 ड्रोन ही मार गिराए गए थे और ड्रोन को मार गिराने का कोई वीडियो नहीं था। षड्यंत्रकारी सोच रखने वाले लोग तुरंत यह मान सकते थे कि रूस ने नोवगोरोड में अन्य हमलों से यूक्रेनी ड्रोन का मलबा रख दिया था ताकि ऐसा लगे कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। षड्यंत्र सिद्धांतकार सही होते। रूस ने शायद ठीक यही किया है। यूक्रेन ने तुरंत रूस के दावों का खंडन किया और 5 जनवरी को हमले के करीब 1 हफ्ते बाद अमेरिकी जांच में इस कथित हमले को लेकर खुलासा हुआ कि नोवगोरोड में वास्तव में कोई यूक्रेनी हमला हुआ ही नहीं था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शुरुआत में खुद को इस हमले को लेकर बहुत गुस्से में बताया था, ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह हमला हुआ था, हमें नहीं लगता कि वह हुआ। अब जब हमने जांच कर ली है, ये सब क्यों मायने रखता है? जब रूस ने यह दावा किया था उस समय वो शांति वार्ता के बीच में था। कथित हमले के बाद रूस ने कहा कि वह उन वार्ताओं को जारी नहीं रख पाएगा। यह सब जानबूझकर किया गया था क्योंकि पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन के अपने असली डर का इस्तेमाल अमेरिका को रूस के पक्ष में करने के लिए किया। यह काम नहीं आया। लेकिन अब रूस के पास एक हमला है जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि वह गेलेंजिक के पास हुआ था। पुतिन के चमचों ने अभी तक उस हमले और पुतिन की जान पर हुए प्रयास के बीच संबंध नहीं जोड़ा है, लेकिन हमला और रूस की तरफ से की गई निंदा ऐसे समय पर आई है जब अफवाहें तेज हैं कि अमेरिका और यूक्रेन एक हवाई युद्ध विराम की योजना पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही पुतिन के सामने पेश की जा सकती है। हमें हैरानी नहीं होगी अगर पुतिन गेलेंजिक घटना का इस्तेमाल उस योजना को ठुकराने के लिए करे अगर वह योजना हकीकत बनती है। बस इस बार चिंता वाकई में असली होगी। यूक्रेन का ड्रोन वाकई पुतिन के महल के करीब पहुंच गया था। पुतिन चाहे इसे जैसे भी घुमा ले, लेकिन उनका जवाब दहशत फैलाना होगा। ये एक ऐसा आदमी है जो पहले से ही हमले के डर में जी रहा है, चाहे वह यूक्रेन के ड्रोन हो या उसके अपने ही करीबी लोग।
कम से कम मई से ये अच्छी तरह से दर्ज किया गया है कि पुतिन अब अपना ज्यादातर समय भूमिगत बंकरों में छुपकर बिताते हैं। सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब उन्हें दिनों दिन कम होती अपनी सार्वजनिक उपस्थितियों में से किसी एक में दिखाई देना पड़ता है। फोर्ब्स का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन को बंकरों में रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि अब पुतिन उन आलीशान संपत्तियों से दूर रह रहे हैं जिन्हें वो कभी अपना घर कहते थे। द इंडिपेंडेंट का कहना है कि उन बंकरों में से कम एक क्रास्नोदार क्षेत्र में है, जो वही जगह है जहां पुतिन का महल स्थित है। ऐसा लगता है जैसे पुतिन अपनी पुरानी जिंदगी के जितना करीब रह सकते हैं रहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि जब तक यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा वो उस जिंदगी को फिर से नहीं जी पाएंगे। यूक्रेन के लिए इस सब का मकसद वही डर है। शायद 3 अगस्त को यूक्रेन ने पुतिन के महल को सीधे निशाना नहीं बनाया था, लेकिन यूक्रेन को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि उसका एक ड्रोन उस महल के इतना करीब पहुंच गया। अब वह ड्रोन रूसी जनता के लिए एक और उदाहरण बन सकता है कि उनका ताकतवर नेता वैसा नहीं है जैसा वह दावा करता है। एक और वादा टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे विशेष सैन्य अभियान का अनुबंध टूटा था। पुतिन को रूस का महान रक्षक माना जाता है, वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए खड़ा होता है और हर कीमत पर उसकी रक्षा करता है। यही वो कहानी है जो उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय से अपने बारे में गढ़ी है, और अब वो सब बिखर गया है। पुतिन कोई ताकतवर आदमी नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी जिंदगी बंकरों में बिताता है, सैन्य परेड रद्द करता है और अपने देश में बातचीत पर पाबंदी लगाता है ताकि अपनी छवि को बनाए रख सके। पुतिन की जो कवच है वो पिछले 4.5 सालों में बुरी तरह से झुलस चुकी है। अब गेलेंजिक में सिर्फ एक ड्रोन ने उस कवच में एक और बड़ा छेद कर दिया है। अब रूस में हर कोई ये जानता है पुतिन यूक्रेन के लिए एक निशाना बन सकते हैं जब भी यूक्रेन चाहे, और अगर वह नहीं भी बनते तो यूक्रेन रूसी समाज की पूरी संरचना पर हमला कर सकता है। यह सब इसलिए क्योंकि पुतिन ने उस समाज के हर पहलू को यूक्रेन के प्रति अपनी सनक के लिए मोड़ दिया है। पिछले 3 सालों से चल रही इस युद्ध में यूक्रेन में युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव साधारण FPV ड्रोन रहा है। यूक्रेन ने $500 के एक क्वाड कॉप्टर को मोर्चे पर सबसे डरावने हथियारों में से एक में बदल दिया है, और दुनिया की हर बड़ी सेना पिछले 2 सालों से इसकी बराबरी करने के लिए जूझ रही है। लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ किनारे बैठकर नहीं देख रहा है, इसके बजाय उसने इसे सक्रिय रूप से अपनाना शुरू कर दिया है। इसमें रणनीति, सिद्धांत और निर्माण की पूरी प्रक्रिया शामिल है, और कुछ मामलों में असली ड्रोन कंपनियां और वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने डोनबास की खाइयों में इस तरह की युद्ध शैली बनाई थी। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ यूक्रेन के होमवर्क की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के इस शानदार विचार को लेकर उससे भी बेहतर कुछ बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते कि अमेरिका अभी क्या कर रहा है जब तक हम ये ना समझ लें कि यूक्रेन को सबसे पहले क्या आविष्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। जब रूस 2022 में सीमा पार कर गया, यूक्रेन के पास तोपखाने का भंडार, वायुसेना या बख्तरबंद टुकड़ियां नहीं थीं, जिससे वो रूस से बराबरी से लड़ सके। यूक्रेन के पास था एक हताश, विकेंद्रीकृत, बेहद रचनात्मक नागरिक तकनीकी संस्कृति और रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से डराने की तत्काल आवश्यकता। इसका जवाब था फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV ड्रोन। वही ड्रोन जिन्हें शौकिया लोग अपने पिछवाड़े में बाधा दौड़ के लिए दौड़ाते थे या शादी की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे ही आप क्वाडकॉप्टर पर एक वारहेड लगाते हैं और एक सैनिक को कुछ किलोमीटर पीछे खाई में वीडियो गॉगल्स के साथ बैठाते हैं, अचानक आपके पास एक सटीक निर्देशित हथियार होता है जिसकी कीमत ज्यादातर अन्य हथियारों से कम होती है, और वो हथियार पेड़ों की कतार के पार भी एक टैंक को खोद सकता है और शायद नष्ट भी कर सकता है। और जिस युद्ध में ड्रोन हावी हैं, उसकी अर्थव्यवस्था सीधे पेंटागन के अंदर होने वाली बातचीत को प्रभावित करती है। अप्रैल 2025 तक कुछ अनुमानों के अनुसार ड्रोन रूसी नुकसानों के 80% के लिए जिम्मेदार रहे हैं। मोर्चे के कुछ क्षेत्रों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है, यानी 10 में से 9 वाहन नुकसान सीधे तौर पर ड्रोन की वजह से हुए हैं। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अब छुपने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची है। हर सड़क, हर पेड़ों की कतार, हर तैनाती क्षेत्र पर कोई न कोई छोटी, सस्ती और हथियारबंद चीज नजर रखे हुए है। बिल्कुल, यूक्रेन ही एकमात्र देश नहीं है जिसके पास लगातार ड्रोन की आपूर्ति है, क्योंकि रूस ने भी खुद को ढाल लिया है और कुछ मामलों में ड्रोन युद्ध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रूसी FPV और कामिकाजे स्टाइल ड्रोन पश्चिमी टैंकों को अकार्यक्षम कर रहे हैं, खासकर लेपर्ड 2A6 को, जो सीधे तौर पर अमेरिका के M1 एब्रम्स के बराबर हैं। युद्ध के पहले साल में यूक्रेन के टैंकों जैसे लेपर्ड की हानि का मुख्य कारण ड्रोन युद्ध को माना गया था। इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी सबसे मजबूत संरचनाओं या हथियारों को सस्ते और बदलने योग्य ड्रोन द्वारा नष्ट होने से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ गैराज में ड्रोन बनाकर नहीं रुका। यूक्रेन ने इस विचार के इर्द गिर्द एक पूरा औद्योगिक और नौकरशाही इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, और ये इकोसिस्टम शायद खुद ड्रोन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्यात है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय ने ब्रेव 1 नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो
मूल रूप से एक डिजिटल मार्केटप्लेस है जहां फ्रंटलाइन कमांडर सैकड़ों ड्रोन मॉडलों को देख सकते हैं और उपकरण ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं जैसे आप अमेज़न से कुछ मंगाते हैं और डिलीवरी सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाती है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स फिर अपने हमलों को कैमरे पर रिकॉर्ड करती हैं और जो कुछ भी वे नष्ट करती हैं उसकी कीमत के आधार पर अंक अर्जित करती हैं और फिर उन्हीं अंकों को उसी मार्केटप्लेस पर और अधिक उन्नत ड्रोन अनलॉक करने के लिए भुना सकती हैं। क्षतिग्रस्त यूनिट्स को पारंपरिक सैन्य आपूर्ति श्रृंखला के मुकाबले हफ्तों की बजाय कुछ घंटों में ही फ्रंटलाइन वर्कशॉप से आपातकालीन मरम्मत मिल सकती है। फिर वो हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को यूक्रेन के ड्रोन कार्यक्रम को एक रणनीतिक हथियार के रूप में गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया, न कि सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र की परेशानी के रूप में। जून 2025 में यूक्रेन ने कम लागत वाले FPV ड्रोन के झुंड को नागरिक माल कंटेनरों की छतों के अंदर छुपाकर रूसी क्षेत्र में गहराई तक तस्करी कर दी। फिर उन्हें ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत दूर से 5 रूसी एयरबेस पर लॉन्च किया गया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में 117 तक ड्रोन इस्तेमाल किए गए और 41 विमानों को क्षति पहुंचाई गई, जिसमें 2 95 और 2 22 रणनीतिक बमवर्षक शामिल हैं। ये रूस की सबसे महंगी और बदलना सबसे मुश्किल सैन्य संपत्तियों में से कुछ हैं। अनुमान लगाया गया कि इससे $7 अरब का नुकसान हुआ। असली नुकसान चाहे जितना भी हो, संदेश और इसके परिणाम साफ थे। अब सस्ते ड्रोन रणनीतिक संपत्तियों को हजारों किलोमीटर दूर तक किसी भी मोर्चे से बिना किसी मानव चालित विमान के सीमा पार किए खतरे में डाल सकते हैं। रूस को जल्दी ही अपनी दूरस्थ ठिकानों की सुरक्षा के लिए अलग रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ मामलों में तो उन्होंने विमानों पर टायर रख दिए ताकि वे सैटेलाइट इमेजरी में कम दिखाई दें। और ये सिर्फ यूक्रेन रूस संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि ये रणनीतियां एक साथ चल रहे अन्य बड़े संघर्षों में भी फैल गईं। द गार्जियन ने मई 2026 में रिपोर्ट किया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में फाइबर ऑप्टिक FP ड्रोन अपना लिए हैं और यूक्रेन में शुरू की गई तकनीकों को अपनाकर इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सबसे उन्नत माहौल में से एक है। जब अमेरिका ने फरवरी के अंत में ईरान के साथ अपना खुद का संघर्ष शुरू किया तो तेहरान ने पूरे क्षेत्र में ड्रोन के हमलों से जवाब दिया और अमेरिकी तथा सहयोगी सेनाओं ने उनमें से कई को मार गिराया। लेकिन हमलों के विशाल पैमाने ने यह दिखा दिया कि सस्ते ड्रोन से बचाव करना कितना मुश्किल और महंगा है। जो बड़े पैमाने पर बनाए गए सिस्टम है उनके खिलाफ बेहतरीन और महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ समस्या ये है कि अमेरिका द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए हथियार युद्ध की तैयारी, संचालन क्षमता और शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से बेहद प्रभावी थे, लेकिन वे लागत के लिहाज से प्रभावी नहीं थे। अमेरिका के सबसे प्रमुख लंबी दूरी के ड्रोन को ही ले लीजिए। जुलाई 2026 तक अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया कि ईरान में अभियानों के दौरान 30 से अधिक रीपर MQ-9 ड्रोन नष्ट हो गए। इन ड्रोन की प्रति यूनिट लागत आखिरी बार लगभग $16 मिलियन बताई गई थी। जब इनकी तुलना कम लागत वाले डिस्पोजेबल ड्रोन से की जाती है, ताकत का संतुलन उस हथियार के पक्ष में चला जाता है जिसे आप दुश्मन पर फेंक सकते हैं और आपको अपनी निवेश की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो यही मुख्य अंतर है कि अमेरिका और यूक्रेन ने अपने अपने संघर्षों में चीजों को कैसे चलाया है। लेकिन अचानक अमेरिका चीजें कैसे बदल रहा है? चलिए सिद्धांत से शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना अपनी ही दशकों पुरानी रणनीति को बदल रही है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने 2025 में कांग्रेस से कहा था कि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि अब उन बड़े खरीद कार्यक्रमों पर निर्भर रहना संभव नहीं है जिन्हें विकसित करने में सालों लग जाते हैं और जो तैनात होते ही पुराने हो सकते हैं। युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने भी जुलाई 2025 में एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हर आर्मी स्क्वाड को 2026 के अंत तक बिना चालक वाले सिस्टम से लैस करने का आदेश दिया गया। और उन्होंने इस बारे में खुलकर कहा कि पेंटागन यहाँ तक पहुँचने में धीमा क्यों रहा। उन्होंने लिखा कि ड्रोन तकनीक एक पीढ़ी में सबसे बड़ी सैन्य प्रगति रही है। तब तक कुछ छोटे स्तर के बदलाव पहले ही लागू किए जा रहे थे। जनवरी 2025 में आर्मी की 3rd ब्रिगेड 10th माउंटेन डिवीजन ने जर्मनी में एक रोटेशन के दौरान 144 प्रयोगात्मक ड्रोन तैनात किए, जो किसी भी यूनिट द्वारा पहले कभी किसी प्रशिक्षण अभ्यास में लाए गए ड्रोन की संख्या से अधिक थे। इसने 380 सैनिकों की स्ट्राइक कंपनियां भी बनाई थीं, जिन्हें बटालियनों के आगे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर कंपनी एक स्काउट प्लाटून, एक मोर्टार प्लाटून और एक समर्पित ड्रोन प्लाटून के इर्द गिर्द बनाई गई थी, जो निगरानी ड्रोन, घूमते हुए गोला बारूद और काउंटर ड्रोन सिस्टम उड़ाते थे। यूनिट्स को सुझाव दिया गया है कि वे एंड्यूरल गोस्ट ड्रोन का इस्तेमाल करें, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक घूम सकते हैं, और PWC 100 ही सिस्टम का भी इस्तेमाल करें, और स्विच ब्लेड 600 घूमते हुए गोला बारूद, जिनका वारहेड जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल जैसा ही है। उसी समय 101वीं एयरबोर्न के सैनिक 3D प्रिंटेड पार्ट्स से बने ड्रोन उड़ा रहे हैं, और 10वीं माउंटेन डिवीजन के सैनिक अपने रक्सैक में स्काईडियो X2D सिस्टम लेकर चल रहे हैं। सेना ने अगस्त 2025 में फोर्ट रकर, जिसे अब फोर्ट नोवोसिल के नाम से जाना जाता है, में अपना पहला आधिकारिक ड्रोन कोर्स भी शुरू किया, जो 3 हफ्ते का कार्यक्रम है, जिसमें 20 से 25 घंटे के वीडियो गेम स्टाइल सिमुलेटर फ्लाइंग को लाइव सिस्टम पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ मिलाया गया है। यहाँ 3D प्रिंटिंग और CAD डिजाइन की भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि फील्ड में इन चीजों को उड़ाते रहना तभी संभव है जब आप मौके पर ही पार्ट्स बना सकें। कोर्स डायरेक्टर कैप्टन रेचल मार्टिन ने इसे सिर्फ एक कैचअप प्रयास बताया,
ये सुझाव देते हुए कि अमेरिका इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पीछे था और ये उस अंतर को पाटने की एक आक्रामक कोशिश थी। सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी डैनियल ड्रिस्कॉल ने सुझाव दिया है कि बटालियनों को और अधिक चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और पहले की तरह आगे बढ़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ने जो घनत्व दिखाया है उसका मतलब है कि $10 मिलियन का टैंक भी ऐसी चीज से ढूंढा और नष्ट किया जा सकता है जिसकी कीमत एक सेकेंड हैंड कार से भी कम है। मरीन कॉर्प्स उसी बदलाव का और भी तेज और सच कहे तो ज्यादा जुगाड़ू रूप चला रहा है। 24वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ने कैंप लेज्यून में 3 हफ्ते नैरो के आर्चर पर ट्रेनिंग करते हुए बिताए। आर्चर एक 8 इंच का क्वाडकॉप्टर है जिसे एल सेगुंडो कैलिफोर्निया में बनाया गया है, जिसकी कीमत करीब $2000 है और जिसे ब्लू UAS द्वारा मंजूरी दी गई है। यानी इसमें चीनी पुर्जे नहीं हैं जो कमर्शियल ड्रोन मार्केट में हावी हैं और जो सप्लाई चेन और अमेरिका और चीन के बीच संभावित बड़े संघर्ष को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही वो प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न हो। मरीन कॉर्प्स ने लगभग $1.7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी करीब 8000 आर्चर ड्रोन के लिए दिया है। लेकिन वो 3 हफ्ते का कंप्रेशन कैंप ये भी दिखाता है कि अमेरिका को मौजूदा खिलाड़ियों की बराबरी करने के लिए कितनी तेजी से मेहनत करनी है। रूस और ईरान को इस तकनीक को निखारने के लिए वर्षों तक असली जंग का अनुभव मिला है। मरीन कॉर्प्स उस सीखने की प्रक्रिया को 3 हफ्तों में समेटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूसरा विकल्प ये है कि मरीन सैनिकों को ऐसे खतरे के सामने बिना किसी जवाब के तैनात किया जाए जो अब हर दुश्मन के पास अपने आप मौजूद है। अब यहीं पर संख्या की समस्या सामने आती है, क्योंकि मरीन और सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है अगर बांटने के लिए पर्याप्त ड्रोन ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2026 के अंत तक 10,000 FPV ड्रोन तैनात करने का लक्ष्य रखा है। तुलना के लिए चीन और रूस हर साल लाखों ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन जितने ड्रोन तैनात करने की योजना है और उन्हें उड़ाने के लिए जितनी जनशक्ति और ट्रेनिंग चाहिए उसमें बड़ा अंतर है। अगर आप मरीन कॉर्प्स को कल ही लाखों ड्रोन दे दें तो कुछ हजार को छोड़कर बाकी सारे ड्रोन बस शेल्फ पर पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी इतने मरीन को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। पेंटागन ने इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों ही समस्याओं पर एक साथ पैसा लगाना शुरू कर दिया है। आर्मी ने अगले 2 से 3 सालों में कम से कम 10 लाख ड्रोन हासिल करने की योजना बनाई है। ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम ने अपनी पहली इवैल्यूएशन फेज चलाई, जिसे गॉन्टलेट नाम दिया गया। फरवरी में फोर्ट बेनिंग में, जिसका लक्ष्य 2027 के अंत तक लड़ाकू यूनिट्स में 3,40,000 छोटे अटैक ड्रोन्स तैनात करना है। और FY27 पेंटागन बजट अनुरोध में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के लिए $75 अरब अलग रखे गए हैं, जिसमें से $54.6 अरब डिफेंस ऑटोनोमस वर्किंग ग्रुप के जरिए खर्च होंगे। ये अब कोई पायलट प्रोग्राम नहीं है, ये पेंटागन है जो कुछ ही सालों में वैसा ही ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है जैसा यूक्रेन ने महज एक सर्दी में मजबूरी में खड़ा किया था। और जहां पैसा जरूरी है वहीं यूक्रेन इससे भी कहीं ज्यादा अहम है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूक्रेन युद्ध और वैश्विक भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रमों पर ताजा खबरें मिलती रहें। यूक्रेन के पास ये जानकारी है कि ड्रोन वास्तव में कैसे काम करते हैं, वे किन सिस्टम्स के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी है, और इसे साबित करने के लिए वर्षों के असली युद्ध क्षेत्र के आंकड़े और फुटेज भी हैं। तो हेग्सेथ ने सेनेट को बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त अमेरिकी कर्मियों को यूक्रेन में विशेष रूप से ड्रोन युद्ध क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए मौजूद रहने की मंजूरी दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में इससे भी आगे बढ़कर यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को यूरोप की सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली सेना बताया, जो नई रणनीतियों और तकनीकों पर आधारित है, जो अस्तित्व की लड़ाई के दबाव में विकसित की गई है। जब ईरान से जुड़े ड्रोन हमलों ने अमेरिकी अभियानों के जवाब में मध्य पूर्व को निशाना बनाया, तो यूक्रेन ने वास्तव में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा में मदद के लिए ड्रोन और ड्रोन विशेषज्ञों की एक टीम भेजने की पेशकश की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया कि उन्होंने पहले ही अमेरिका के साथ $50 अरब के ड्रोन उत्पादन समझौते का प्रस्ताव दिया था, जिसे अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका एक साथ 2 रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए घरेलू ड्रोन उत्पादन और घरेलू व विदेशी रणनीतियों का संयोजन अपना रहा है। लेकिन ये सिर्फ रणनीतियां और कर्मचारी ही नहीं है जो अटलांटिक पार कर रहे हैं। जबकि अमेरिकी सरकार ने यूक्रेनी सरकार के साथ आधिकारिक ड्रोन उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, यूक्रेनी ड्रोन कंपनियां अमेरिकी जमीन पर अपने कारोबार की शुरुआत कर चुकी हैं। एफ ड्रोन एक यूक्रेनी निर्माता जो 2023 में स्थापित हुआ था और जो यूक्रेनी सेनाओं के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। इस तरह ये पहली यूक्रेनी कंपनी बन गई जिसे यूक्रेनी सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को सैन्य ड्रोन सिस्टम निर्यात करने की अनुमति दी गई। अपनी अमेरिकी शाखा यूक्रेनी डिफेंस ड्रोन के माध्यम से कंपनी हॉलैंड, ओहायो में अपना पहला अमेरिकी कारखाना बना रही है। ये निवेश सीधे पेंटागन के एक अनुबंध द्वारा समर्थित है, जो रक्षा विभाग के ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत 2000 FPV ड्रोन की प्रारंभिक ऑर्डर के लिए है। यहाँ मुख्य हथियार एफ ड्रोन का F-10 स्ट्राइक ड्रोन है, जिसे यूक्रेन में युद्ध के दौरान आजमाया गया था और इसके बाद ये ड्रोन डोमिनेंस मूल्यांकन के पहले चरण में 6ठे स्थान पर रहा। कंपनी अपना F-7 काउंटर ड्रोन इंटरसेप्टर भी ला रही है,
जो एक ऐसा सिस्टम है जिसे ईरानी शाहिद द्वारा बनाए गए सस्ते कामिकाजे ड्रोन्स का पीछा कर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी हथियार परिवार ने मार्च में सऊदी अरब में अमेरिकी विमानों को जमीन पर नष्ट कर दिया था। एफ ड्रोन भी 48 कंपनियों में से एक है जो ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिसमें 10 तक विजेताओं के निकलने की उम्मीद है और पेंटागन 60,000 तक और ड्रोन खरीद सकता है। लेकिन ये अभी भी शायद शुरुआती आंकड़े ही हैं। यूक्रेन के रक्षा औद्योगिक क्षेत्र ने आक्रमण से पहले लगभग $1 अरब से बढ़कर अब $50 अरब से भी ज्यादा का आकार ले लिया है और देश की योजना है कि वह 2026 में अकेले 8 मिलियन से ज्यादा मानव रहित सिस्टम बनाए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में कुल मिलाकर लगभग 3000 FPV ड्रोन ही बनाए। तो CBS न्यूज द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मसौदा US यूक्रेन रक्षा ज्ञापन में इससे भी आगे जाने की बात कही गई है, जिसमें यूक्रेन को सैन्य तकनीक संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करने और अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से ड्रोन बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये कहानी का आयात पक्ष है, सिद्धांत, कार्मिक और अब असली निर्माता। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो हमें वापस वही ले जाता है जहाँ से ये वीडियो शुरू हुआ था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की नकल नहीं कर रहा है। ऐसे खास क्षेत्र हैं जहां अमेरिकी इंजीनियरिंग, अमेरिकी औद्योगिक क्षमता और अमेरिकी संयुक्त हथियार सिद्धांत पहले से ही यूक्रेन के इस शानदार विचार को लेकर उसे और भी घातक बनाने के लिए तैयार हैं। पहला है मौजूदा सैन्य भंडार से बने मॉड्यूलर गोला बारूद, जो खास तौर पर बनाए गए वारहेड्स की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए नेरियोस आर्चर प्रोग्राम को लें, जिसे मरीन कॉर्प्स ने तैयार किया है। सैन्य आयुध की हर इकाई को आमतौर पर रक्षा विभाग की पहचान कोड यानी DODIC की जरूरत होती है, जिसके लिए व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और एक समर्पित निर्माता की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि सैनिक उसे इस्तेमाल कर सकें। ये प्रक्रिया वही सालों लंबी नौकरशाही देरी है जिसके लिए यूक्रेन के पास कभी समय नहीं था और पेंटागन ऐतिहासिक रूप से इसे तेज करने में बहुत खराब रहा है। मरीन कॉर्प्स का आर्चर के साथ जवाब लगभग शर्मनाक रूप से सरल था। C4 प्लास्टिक विस्फोटक और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग कैप लें। इन दोनों के पास पहले से ही DOD नंबर है और ये पहले से ही अमेरिकी भंडार में टनों के हिसाब से मौजूद है। C4 को एक एनक्लोजर में पैक करें, ब्लास्टिंग कैप को पीछे से डालें और फिर स्क्रू कर दें। सामने या तो एक एंटी पर्सनल फ्रैगमेंटेशन डिस्क लगाएं या एक शेप्ड चार्ज एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर लगाएं। ये इस पर निर्भर करता है कि टारगेट इन्फेंट्री है या आर्मर। क्योंकि वॉरहेड में खुद कोई विस्फोटक तब तक नहीं होता जब तक उसे असेंबल नहीं किया जाता, इसलिए उसे कभी अपना अलग DOD नंबर नहीं चाहिए था और मरीन को कभी भी विस्फोटक की नई क्लास को संभालना दोबारा नहीं सीखना पड़ा, क्योंकि वे पहले से ही लगातार C2 पर ट्रेनिंग करते हैं। इसी एक उपाय ने मरीन कॉर्प्स को इस हथियार को पिछले साल जनवरी में क्रिसमस के ठीक बाद एक कॉन्सेप्ट से लेकर कैंप लेज्यून में तैनात लाइव फायर क्षमता तक पहुंचाने में मदद की। सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय में। ये उस समय से भी कम है जितना अक्सर आर्मी को एक स्पेयर पार्ट बैक ऑर्डर से मंगाने में लगता है। ये एक विशिष्ट अमेरिकी समाधान है जिसमें एक मौजूदा वैश्विक लॉजिस्टिक्स चेन की गहराई और मानकीकरण का उपयोग करके खरीद प्रक्रिया की बाधा को पार किया गया है, बजाय इसके कि रूस और चीन के साथ यूनिट दर यूनिट निर्माण में प्रतिस्पर्धा की जाए। दूसरा है जाम प्रतिरोधी, जो जानबूझकर पुराने तरीके के एनालॉग और फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल लिंक के जरिए हासिल किया गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल दुनिया के सबसे घने और सबसे उन्नत माहौल में से एक है और दोनों पक्षों ने यह सीखा है कि डिजिटल कंट्रोल और कैमरा सिस्टम भले ही वे ज्यादा तेज और सटीक हों, लेकिन जैसे ही उन्हें जाम किया जाता है वे काम करना बंद कर देते हैं। आर्चर प्लेटफॉर्म जानबूझकर डिजिटल की बजाय एनालॉग कैमरा और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो जैमिंग के दौरान धीरे धीरे कमजोर होता है। ये एकदम से बंद नहीं होता, जिससे ऑपरेटर को ड्रोन को वापस लाने या स्ट्राइक पूरी करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाता है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। असल में यूक्रेनी और रूसी सेनाओं ने भी इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक स्पूल वाले ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिजिकल वायर को बिल्कुल भी जैम नहीं किया जा सकता और अमेरिकी यूनिट्स भी उसी फाइबर ऑप्टिक तरीके को टेस्ट कर रही हैं और 2025 के अंत में फाइबर ऑप्टिक आर्चर वेरिएंट्स भी पेश किए गए थे। इस तरह की मजबूती को अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसर्च और सिग्नल इंटेलिजेंस में कहीं ज्यादा गहरे निवेश के साथ जोड़ना, जो दशकों से कहीं बड़े डिफेंस R&D बजट के साथ तैयार हुआ है, जितना यूक्रेन या रूस के पास कभी था। ये एक असली क्षेत्र है जहां अमेरिका यूक्रेन द्वारा शुरू की गई चीजों को आगे बढ़ा सकता है, न कि सिर्फ उसकी नकल कर सकता है। तीसरा है स्वायत्त मार्गदर्शन, जो वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीशन इंजीनियरिंग से मिलने वाली बढ़त है, जिसे अमेरिका खास तौर पर इस्तेमाल करने की स्थिति में है। यूक्रेन के FPV ड्रोन ज्यादातर मैन्युअली चलाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी प्रभावशीलता एक ऑपरेटर के कौशल से सीमित हो जाती है, जो एक एनालॉग वीडियो फीड को देख रहा होता है। लेकिन ओहायो में F ड्रोन द्वारा बनाया जा रहा F7 इंटरसेप्टर दिखाता है कि ये आगे किस दिशा में जाएगा। किसी टारगेट को निशाना बनाते समय अंतिम चरण में पायलट सिर्फ ड्रोन की स्पीड को कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोमेटिक गाइडेंस बाकी सब कुछ संभालता है।
जिससे एक सस्ता एयरफ्रेम खुद ब खुद टारगेट पर इतनी सटीकता से पहुंच जाता है जो इंसान की प्रतिक्रिया, समय या दबाव में उसकी हिम्मत पर निर्भर नहीं करता। इस तरह की ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी को अमेरिका के सेमीकंडक्टर बेस, उसके कंप्यूटर विजन रिसर्च इकोसिस्टम और उसके कहीं बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट पूल के साथ जोड़ना, जो यूक्रेन या रूस की तुलना में कहीं ज्यादा है। क्या ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मैनुअली पायलटेड स्वॉर्म को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता है? चौथा है जिसे तथाकथित संयुक्त हथियारों के सुरक्षित समन्वय का सिद्धांत कहा जाता है, जो सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन असल में ये ड्रोन युद्ध में सबसे कठिन समस्याओं में से एक है और जिस पर अमेरिकी सेना ने 80 साल लगाकर महारत हासिल की है। फायर सपोर्ट कोऑर्डिनेशन के लिए अमेरिकी सेना एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन को मूल रूप से F-18 से अलग नहीं मानती, क्योंकि दोनों ही मारक साधन हैं जिन्हें पास में चल रहे मित्र सैनिकों से अलग रखना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने पहले से ही अपने अन्य हवाई आक्रामक विकल्पों के लिए व्यापक उपाय लागू कर रखे हैं और वही सिद्धांत ड्रोन पर भी लागू हो सकता है। और चूंकि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ड्रोन अपनाने में धीमी गति दिखाई है, असल में उसके पास शुरुआत से ही ड्रोन के इस्तेमाल को संयुक्त हथियार सिद्धांत में शामिल करने का मौका है, बजाय इसके कि बाद में उसे जोड़ना पड़े। और पांचवा और आखिरी हिस्सा है औद्योगिक आधार खुद। अमेरिकी विनिर्माण सेमीकंडक्टर उत्पादन का विशाल पैमाना और रक्षा क्षेत्र की पूंजी, जो यूक्रेन के पास कभी नहीं थी। यूक्रेन ने युद्ध के दबाव में शून्य से $50 अरब की ड्रोन इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जो किसी भी लिहाज से एक असाधारण उपलब्धि है। संयुक्त राज्य अमेरिका उसी तकनीकी और नवाचार की बुनियाद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिस पर वो इंडस्ट्री खड़ी हुई थी और उसे सीधे अपने घरेलू सैन्य औद्योगिक परिसर में लागू कर रहा है। याद रखिए, 2027 के लिए पेंटागन का मानव रहित हवाई हथियारों का बजट $75 अरब है। ये यूक्रेन की पूरी इंडस्ट्री से 50 गुना बड़ा है। अगर उस औद्योगिक क्षमता का वास्तव में उतने पैमाने पर इस्तेमाल होता है जितना बजट का आंकड़ा बताता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आखिरकार यूक्रेन से कहीं ज्यादा उत्पादन करने का रास्ता है, खासकर जब उसके पास पहले से ही अपने कई प्रोटोटाइप मौजूद हैं। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अमेरिका सिर्फ ये नहीं देख रहा कि ड्रोन कैसे तैनात किए जाएं, बल्कि वो उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहा है। और एक हथियार जो उसने विकसित किया है, उसे असली परीक्षण के लिए पहले ही यूक्रेन भेजा जा चुका है। और अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें और हमेशा की तरह रोजाना की खबरों के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।